कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां बहुत गाने देखे, बहुत नाम सुना, बहुत बातें हुई। गुलजार साहब से भी बहुत सारी बातें हुई थी इनके बारे में। विनोद सहगल जिनका नाम है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। वाह क्या बात है। जो गाना है, जो ये सीरियल था मिर्ज़ा गालिब नसीरुद्दीन शाह का, और जो जो हिट हुआ और जो ये गाना हर बच्चे की ज़ुबान पे, हर यंग बूढ़े की ज़ुबान पे चढ़ गया। मैं स्वागत करता हूं ऐसे विनोद सहगल जी का, जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ धक्के भी खाए, रोए भी, हंसे भी। हमारे राजेश बब्बर जी के साथ भी काम किया, रफ़ी मोहम्मद रफ़ी के साथ, लता मंगेशकर के साथ, और पता नहीं कितने लोगों के साथ, दिलराज कौर जी के साथ भी। बहुत अच्छी ज़िंदगी एक जिए हैं अपने आप में। वो आना नहीं चाहते हैं लाइव। ये बड़ी 3-4 दिन से उनको मैं समझा रहा हूँ कि प्लीज़ लाइव आइए, बोला नहीं मैं रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगा। तो आज सुबह उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग करके भेजे हैं, तो मैं वो सारे, मैंने कुछ भी नहीं सुना है। मैं वो 1 से 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे ऑडियो मेरे पास रखे हुए हैं, और मैंने साइड में संभाल के रखे हुए हैं, और मैं एक एक करके डालता रहूँगा, और बीच में फ़ोटो भी डालता रहूँगा, और मैं भी साथ साथ ही सुनूंगा, क्योंकि मैंने भी नहीं सुने हैं। तो इस जर्नी के लिए, लेकिन मैं जानता हूँ अगर उमेश वर्मा और राजेश बब्बर जी या और जो लोग जिनके साथ उन्होंने काम किया है, वो लोग बुलाएंगे तो वो लाइव भी आ जाएंगे, और लाइव आ गए तो मज़ा आ जाएगा। नहीं तो हमारे साथ उमेश वर्मा जी हैं, वो भी अपने संस्मरण शेयर करेंगे, राजेश बब्बर जी हैं वो भी करेंगे, क्योंकि उनके साथ उन्होंने काफ़ी कुछ टाइम बिताया है। तो हम स्वागत करते हैं राजेश बब्बर जी का, उमेश वर्मा जी का, और म्यूज़िक से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, कैलाश जी का। प्लीज़ आप भी सहभागी रहिएगा, क्योंकि लाइव आ गए तो माशाअल्लाह कमाल हो जाएगा। नहीं तो फिर वो रिकॉर्डिंग ही डालेंगे एक एक करके, और फ़ोटो डालेंगे। थैंक यू सो मच हाइफा। अभी अभी कैलाश जी की जर्नी सुनी मैंने पूरी बात। बाप रे, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मतलब एक अलग दुनिया में लेके गए हैं। जनार्दन जी, क्या बात है सर आपका, आपके तो। और जोगेंद्र कुंडू भी बीच में आए, बीच में आज तो बहुत, इंद्रवेश योगी भी आ गए, राजू मान जी भी आ गए, रघुविंदर मलिक जी भी आ गए, और अपने वीएम बेचैन बल्लू तो थे ही साथ में, और बहुत सारे लोग एकदम से आ गए। बहुत मज़ा आया सुन करके। लेकिन मेरा कंसंट्रेशन ओनली ये था कि उससे संबंधित जो बातें हों मैं वही सुन रहा था। लेकिन आज की जर्नी बहुत अच्छी रही। सबसे अच्छी बात ये रही, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, कोई दूसरा टॉपिक नहीं छेड़ा। थैंक यू सो मच। लेकिन वो बहुत, चाहे छन्नों के गाने हो, चाहे वो आपका ये यूट्यूब पे जो देखा अभी लास्ट में चलाया था, चाहे वो चौगर्दे वाला गाना रहा हो, चाहे कोई भी रहा हो, मज़ा आ गया सुन के कैलाश जी। थैंक यू वेरी मच सर। वी आर प्राउड that you are part of us. Really, Haifa team is proud of every member of Haifa, because हर हाइफा के मेंबर के लिए हम हर रोज़ सोचते हैं कि कब किसका जर्नी होना है। लेकिन धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। थैंक यू सो मच दोस्तों। इंतज़ार करते हैं विनोद सहगल जी का। थैंक यू सो मच। हाइफा के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं राजेश बब्बर हाजिर हूँ। मैं वेलकम करता हूँ विनोद सहगल जी का कि वो हमारे बीच आएँ और हमसे कुछ बातें करें अपनी लाइफ के बारे में। हमें आज उनकी लाइफ जर्नी सुनने को मिलेगी। मुझे लगता है यशपाल भाई आप डाल दीजिए उनका जो 15 क्लिप हैं
वो पहले डाल दीजिए, फिर हमसे फ़ोन पे बात कर लेंगे तो वो आ जाएँगे, क्योंकि मेरी बात हुई थी उनसे, तो उन्होंने कहा था कि आप पहले वो सुन लीजिए, अगर आपको लगेगा कुछ भी बातचीत करनी है तो मैं ट्राई करूँगा, मैं आ जाऊँगा। आप जो भी सवालात करेंगे मैं बात पूछूँगा। तो आप एक-एक करके वीडियो डाल दीजिए यशपाल भाई, हम सुनते हैं सब, सब जुड़े हुए हैं। वो कह रहे थे मैं फ़ोन के पास ही रहूँगा, तो उनसे बात भी करेंगे। तो वेलकम है विनोद सहगल जी का, सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी। यार राजेश बब्बर भाई, मैंने अभी अभी पहली क्लिप के 2-4 लाइन ही सुनी है, 5-6 लाइन ही सुनी है, और मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैंने उनको बोला था कि ये मत डालो, तो उन्होंने मेरे को बहुत बड़ा लेक्चर दिया था। तो जो लेक्चर दिया था मैं चाहता हूँ कि अब भी वो आ करके अब भी दें, अब भी दें। मैं पहला क्लिप डाल रहा हूँ। प्लीज़ विनोद जी आप आइए और हमको बताइए। मैंने पहला क्लिप डाला है, सिर्फ 2 मिनट सुना है, 1-2 मिनट, और मैंने आपको बोला था, लेकिन आपने बहुत बड़ा मेरे को धमकाया था फ़ोन पे। तो आप एक बार यहाँ आकर के भी धमकाइए मेरे को और पूरे ग्रुप को। प्लीज़ आइए सर, मोस्ट वेलकम। उमेश वर्मा, राजेश बब्बर, जनार्दन जी, रामपाल जी, अनूप लाठर जी, हम सारे लोग, बहुत लोग हैं जो यहाँ पर आपकी वेट कर रहे हैं। वीएम बेचैन जी, बल्लू जी, ये सारा हाइफा परिवार आपकी वेट कर रहा है सर। यू आर ए लीजेंड पर्सन, सो प्लीज़ 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 कम फॉर सम टाइम एंड थोड़ी सी बात कीजिए हमारे साथ प्लीज़। हेलो, नमस्कार। मैं विनोद सहगल बोल रहा हूँ। हाइफा परिवार के सभी सदस्यों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मुझे बोलने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, तो अभी मुझे कहा गया है तो मैं आप सबको नमन करता हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने जितने प्रिय मित्र हैं, जो भी मुझे जानते हैं या जो नहीं भी जानते, उन सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। और आप जो भी मैंने रिकॉर्ड करके भेजा है उसको यही समझिए कि मैं ही बोल रहा हूँ, कोई और तो बोल नहीं रहा। क्योंकि आज के ज़माने में जबकि ये लॉकडाउन है और सबके मुंह पे पट्टी बंधी हुई है, तब मुझे बोलने के लिए कहा गया, तो मैंने बड़ी हिम्मत करके कुछ बोला है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद यशपाल जी और राजेश बब्बर जी, उमेश जी और जितने भी महानुभाव हैं जिनको मैं कभी मिला हूँगा या मुझे उतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, तो मैं सबको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। वेलकम विनोद जी, बहुत बढ़िया। बस इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, मज़ा आएगा। हम आपके ऑडियो भी सुन रहे हैं विनोद जी, बीच बीच में ऑडियो सुन के कुछ भी ऐसा हमें सवाल आता है हम आपसे बात करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। हम आपके सारे ऑडियो सुन रहे हैं जो आपने पहले भेजे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लाइव आ गए। अब ऑडियो तो हम भेज ही देंगे एक एक करके। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही आपका बहुत है, लेकिन ऑडियो सुनते सुनते बीच में आपका कुछ मन करे और आपको लगे कि इस ऑडियो के अंदर ये फ़ोटो भेजनी चाहिए, सो प्लीज़ 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 बी विद अस, और आप प्लीज़ भेजते रहिए। बीच में फ़ोटो हमारे पास हैं सारी, लेकिन किस टाइम पे कौन सी फ़ोटो भेजनी है, अगर आप हमारा सहयोग करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच विनोद जी। लव यू, रिस्पेक्ट यू, सैल्यूट यू, चरण स्पर्श। आदरणीय श्री विनोद सहगल जी, हाइफा के इस परिवार में और इस परिवार के इस तांगे में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए, हम सब आपके साथ बने हुए हैं। थैंक यू सर। विनोद जी, आपके बचपन की हमने सुनी। दूसरे जो हैं ऑडियो अभी डाउनलोड हो रहे हैं, थोड़ा वक्त लग रहा है उसमें विनोद जी। अगर आप बता दें कि मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप मुंबई गए तो सब लोग आपको बहुत छोटा छोटा समझते थे। आपको पहला जो ब्रेक था मुंबई में कब मिला और कैसे मिला? ज़रा इसको आप अच्छे से बताइए ना। मेरे दृष्टिकोण से रामपाल भाई साहब, इसमें जो है ना 3-4 बातें बहुत अहम हैं।
पहली बात तो ये है कि इस जो ऊंचे सुर की गायकी है इसकी जड़ें बहुत गहरी और बहुत पुरानी हैं। कारण ये कि उस वक्त लाउड स्पीकर माइक हुआ नहीं करते जब ये रागनी कंपटीशन हुआ करते या सांगी रागनी गाया करते, और पब्लिक होती थी ज़्यादा, तो वो इतना जोर ला दिया करते कि भाई आखिरी आदमी तक आवाज़ पहुँचे। तो उस चलन को अब तक कुछ अनाड़ी लोग जो है ना वो मेंटेन कर रहे हैं, जबकि अब माइक आ गया है, फैसिलिटी आ गई है, उस हिसाब से उन्हें सुर साधना चाहिए, न कि अपने हर सिंगर का एक सुर होता है। कोई दूसरे काले तक ठीक गा पाता है, कोई तीसरे तक गा पाता है, पांचवें तक पहुंचते पहुंचते बहुत से सिंगर बेसुरे हो जाते हैं। अच्छा, फिर इस विधा में ये भी है कि ये समझो कि आरोह के हिसाब से जो गाएगा वो कुछ ठीक लगेगा, नीचे से सुर शुरू करके ऊपर तक ले जाए। यहाँ ज़्यादातर जो ना ऊपर ही शुरू करते हैं। कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा समझे हुए हैं, जैसे रमेश कलावड़िया था, वो पहले ऊंचे सुर में गाया करता, उसका एक्सीडेंट होने के बाद वो फिर नीचे सुर में गाया तो उसमें मज़ा आ गया उसने, और उसी तरह से गा रहा है। तो एक तो इन सिंगर्स को किसी तरह से ये समझाने की ज़रूरत है कि भाई अब वो बात नहीं रही है कि तुमने रुक के मार के पीछे तक पहुंचानी है आवाज़। अच्छा, दूसरी जो बात है ना वो जैसे अब लक्ष्मी का म्यूज़िक आएगा। आपने नोटिस किया हो तो जब हम शूटिंग कर रहे थे जाट्टी में, जाट्टी गांव में जिसका वो लक्ष्मी था, वहाँ के लोग तो ज़्यादा कनेक्टेड होने चाहिए ना लक्ष्मी के रागनियों से। उन लोगों का भी ये कहना था कि यार ये रागनी हम हमेशा सुना थे पर इसी कदे नहीं लगी। बोला ये हमारी समझ में ये ना आवत थी कि भैया बात न्यू कह रखी है लक्ष्मी ने। बोला चाड़ा पड़ रखा भाई, बहुत से लोगों ने ऐसे कमेंट दिए। तो अब जैसे लक्ष्मी का म्यूज़िक आएगा, इस तरह से मान लो ये जो स्मॉल स्केल पे भी हो रहा है, ये भी अगर इस बात का वो करें ध्यान कि भाई हाँ इस तरह से म्यूज़िक को बना कर पेश किया जाए और कुछ 2 4 5 रागनियाँ ढंग से आ जाएं जिसमें मतलब उसी सुर का इस्तेमाल करा जा जिसका होना चाहिए, तो ये इसका समाधान हो सकता है। क्योंकि 2 4 रागनी नीचे सुर में पॉपुलर हुई और फिर लोग ये समझ जाएंगे कर वाकई यार ये तो आसान भी है, अच्छा भी है और इसकी रिपीट वैल्यू भी है। अच्छा, तीसरा जो मुद्दा है ना, अब आपका इसके बारे में भी बता दूं, जैसे आप कह रहे हो कि ये बड़ा कर्ण प्रिय लगता है चंद्रावल का सॉन्ग। चंद्रावल के सॉन्ग भी ऐसे एक बार सुनने के बाद बार बार सुनने को लगता था। इसका जो बेस रीज़न है वो ये है कि ताल बेसिकली 3 तरह की हैं, कहरवा है, दादरा है और ध्रुपद है। अच्छा, अब ध्रुपद का चलन जो है ना वो किसी के बस का रहा नहीं और बहुत कम होता है। तो अब दादरा और कहरवा पे आ जाओ। दादरा और कहरवा में क्या है कि कहरवा इमीडिएट अटैक करता है, जैसे देसी दारू करेगी। देसी दारू जो है ना एक पैग ले लो असर घुमा देगी, तो वो है कहरवा। जैसे ये सरदार हरगांव है, वो पगड़ी वाला सरदार गाया करता एक मैं दिलेर मेहंदी। अच्छा, या कोई भी और किसी को ले लो जो एकदम से बहुत ऊंचे अपना तड़क 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 मतलब बहुत धड़ाधड़ धड़क म्यूज़िक होगा और बड़ा अटैक मारेगा एकदम, लेकिन वो थोड़े दिन में वो गायब हो जाएगा जो कहरवा पे इस तरह से करेगा। दादरा में एक तरह का मिठास होता है, वो क्या होता है कि वो स्लो जैसे स्कॉच है उसकी तरह से चढ़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता सुरूर देगा और वो लॉन्ग रन में ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए पुराने गाने आज तक भी बदलते हैं क्योंकि उनमें कहरवा और ध्रुपद का ज़्यादा इस्तेमाल था ना, इसका दादरा का ध्रुपद का ज़्यादा इस्तेमाल था उसमें। अब हमारे एक आध गाने से ले लो, वैसे तो कई गाने हैं। हमने चंद्रावल के बाद मैंने भी ये एक्सपेरिमेंट सीखा, वेदपाल जी से डिस्कस किया बहुत सारा, कि इनको ब्लेंड भी किया जा सकता है, मतलब दादरा को और कहरवा को। अब उसको ही देख लो, वो दादरा में शुरू होता है मेरा
चुंदड़ मंगा दे हो, ताक धिनाधिन ताक धिनाधिन ताक, मेरा चुंदड़ मंगा दे हो। आगे कैरवा पे एकदम से। तो क्या है, इनको मिक्सअप भी किया जा सकता है अगर ढंग से ब्लेंड किया जाए तो भी अलग बात है। दोनों वैल्यूज़ उसमें आ जाती हैं, वो ज़्यादा बेटर है। और आजकल जो है ना ब्लेंड म्यूज़िक सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। चलो खैर, एनीवे मेरा लेक्चर बंद। सॉरी अगर कुछ मिस्टेक हुई हो, संगीत प्रेमियों को कोई दिक्कत हुई हो तो। जी धन्यवाद राजेश बब्बर जी। अब मुझे कहा गया तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बता पाऊँ। जिस तरह से हंसराज बहल साहब के साथ मैं बतौर असिस्टेंट काम करता था, तो ये सिलसिला मेरा 5 बरस तक चला। और जहाँ मैं रहा करता था वो जगह बहुत ही करीब थी स्टूडियो के। नटराज स्टूडियो में हंसराज बहल साहब का म्यूज़िक रूम था, दफ्तर था। और मैं बिल्कुल 1-2 मिनट का सफ़र होता है जहाँ पे मैं चल के जा सकता था। तो जिस जगह पे मैं रहता था वो था एक ट्रांसपोर्ट का गोदाम, और उसके साथ ही एक दफ्तर था जो मेरा ठिकाना हुआ करता था रहने का। तो जो जिनकी बदौलत मैं वहाँ रहता था वो गौरी शंकर शर्मा साहब थे। वो संगीत के बड़े शौकीन थे, उन्होंने मुझे रहने की जगह दे दी थी। और उन्होंने वहाँ पर एक हारमोनियम भी लाकर रख छोड़ा था जिसमें मैं दिन रात गाया करता था। रात के 12-12 बजे तक गाना, सुबह उठते ही गाना शुरू हो जाना। जिस दिन सिटिंग होनी वहाँ चले जाना, जब नहीं होती थी तो गाता रहता था। तो मेरे गाने का जो चर्चा था वो इर्द गिर्द हो गया था कि यहाँ पे कोई बंदा गाता है। तो उसी दरमियान एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई जिनका नाम था हरीश वानकर, जनाब हरीश वानकर साहब। तो उन्होंने मेरा गाना सुना, बड़े खुश हुए, कहने लगे मेरे बारे में जाना भी, मैं कहाँ से आया हूँ क्या है। तो मुझे कहने लगे कि चलो तुम्हें जगजीत सिंह साहब से मिलवाते हैं। मैंने कहा अच्छा, वही जो गाना गाते हैं? कहने लगे हाँ, उनसे मिलवाते हैं, मैं उनके साथ तबला बजाता हूँ। मैंने कहा देखिए भाई साहब, जगजीत जी तो खुद ही एक बहुत बड़े गायक हैं, वो मुझे क्या चांस देंगे। वो कहने लगे तुम इस बात को जानते नहीं हो कि वो कितने बेहतरीन नेक इंसान है, तुम चलो मेरे साथ। तो समय तय हुआ और मैं हरीश वानकर साहब के साथ एक दिन जगजीत जी के घर पे चला गया। और वहाँ पे उनके जो भी उनका घर था, वहाँ पे वो एक ही बहुत बड़ा हॉल था, वहीं पे वो बैठे हुए थे, हारमोनियम पड़ा था। और वहीं पे चित्रा जी बैठी हुई थी और छोटा सा बच्चा उनका वहीं पे बैठा हुआ था। तो मुझे कहने लगे चलो सुनाओ क्या गाते हो। तो मैंने गाना शुरू किया, एक गाया, 2 गाया, तो कहने लगे भाई तुम बहुत टेढ़ा गाते हो, ये गाना लोगों के सरों से ऊपर से गुजर जाएगा, थोड़ा इसको सीधा करो। मैंने कहा ठीक है सर। अब हमें बोलना तो आता नहीं था, तो हम सर झुकाकर बैठे रहे और उनसे इजाज़त लेकर चले आए जहाँ पे हम रहते थे। ये तो है उस वक्त की बात। अब मैं ये सब भूल भाल गया कि कहाँ गए थे, क्यों गए थे। कोई बहुत बड़ी मेरे दिल पे इस बात का कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा कि मैं किसी बहुत बड़े सिंगर से मिल के आ रहा हूँ। थोड़े वक्त के बाद मुझे एक दिन मुझे फिर से मैसेज आया कि जगजीत जी ने तुम्हें बुलाया है। मैं गया, कहने लगे ऐसा है कि मैं एक नए लड़के लड़कियों का एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, तुम्हें उसमें 2 गज़लें गानी हैं। तो इस तरह से बिरला मातृश्री जो एक हॉल है वहाँ पर मेरी 2 गज़लें मैंने गाईं, और दूसरे भी जो गायक थे मेरे साथी उन्होंने भी गाया। उस प्रोग्राम के अंदर जो चीफ गेस्ट थे उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब थे, जो उस्ताद ज़मा कह सकता हूँ तबला के।
और उनके बेटे उस्ताद ज़ाकिर हुसैन साहब भी वहाँ पर थे। तो मेरे गाने को अल्लारखा खान साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया और मुझे अपने सीने से लगा कर बोले कि बेटा खूब रियाज़ करो, बहुत अच्छा गाओगे। सिलसिला आगे बढ़ाता हूँ। जब ये प्रोग्राम हो गया तो मेरे अंदर भी ये विश्वास पैदा हो गया कि कोई सिंगर भी किसी दूसरे सिंगर को चांस दे सकता है। इवन देन मैं बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं हुआ। उसी साल, ये 1980 की बात है, दिसंबर में मुझे मैसेज आता है कि तुम्हें जगजीत जी ने बुलाया है। तो मैं जगजीत साहब के घर पे चला गया और चूँकि मैं उस वक्त तक 2-3 बार जा चुका था उनके घर पे, तो उन्होंने मुझे कहा भाई बैठो, और मुझे कागज़ और पेन दिया और कहने लगे गाना लिखो। और मज़े की बात है कि वहाँ पर राइटर, बहुत बड़े शायर जनाब सुदर्शन फ़ाकिर साहब भी बैठे थे, उनका ही लिखा हुआ गाना था। और प्रोड्यूसर डायरेक्टर जॉनी बख्शी साहब वहाँ विराजमान थे और मुझे गाना लिखवाया गया। उसके बाद जगजीत जी ने मुझे तर्ज बताई और जैसे जैसे मैं तर्ज को फॉलो करता गया, गाता गया, तो वो बड़े अंदर से जैसे सेटिस्फाइड नज़र आए और आपस में उनके इशारेबाजी हुई जॉनी बख्शी साहब और फ़ाकिर साहब के साथ। तो मुझे कहने लगे ठीक है, ये गाना तुमको लिखवा दिया है और तुम इसको अच्छी तरह से याद कर लो, और कल 3:30 बजे दोपहर के वेस्टर्न आउटडोर में चले आना। वेस्टर्न आउटडोर एक स्टूडियो था जो अब नहीं है। तो मैं वहाँ पे जाया करता था कभी कभार कोई जिंगल्स वगैरह गाने के लिए। तो बस दूसरे दिन का इंतज़ार था मुझे। अब मैं ये भी बता दूं कि जिस वक्त हम जगजीत साहब के घर से नीचे उतरे, बिल्डिंग से नीचे, तो मेरे साथ फ़ाकिर साहब भी थे और हम वो पैडल रोड जो है वो वार्डन रोड से पैदल वहाँ तक आए, हाजी अली तक। और रास्ते में मैंने फ़ाकिर साहब से पूछा, फ़ाकिर साहब ये जो गाना है ये किस प्रोजेक्ट के लिए मुझे गाने के लिए दिया जा रहा है? तो कहने लगे अरे मूर्ख, तुम्हें ये गाना फिल्म का मिल गया है और पूरा ये थीम सॉन्ग है फिल्म का। तो मैं बड़ा बस परेशान हो गया कि मुझे चांस मिल रहा है फिल्म प्लेबैक सिंगर बनने का। और ये था मेरा मतलब उस दिन का जो इंट्रोडक्शन। और बस जैसे मैं अपने जगह पे आया जहाँ मैं रहा करता था, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह अगर मैं जनरली 6 बजे उठता हूँ तो उस दिन 4 बजे ही मेरी नींद खुल गई और मैंने उठकर रियाज़ करना शुरू कर दिया कि आज मुझे जाकर गाना है। और स्टूडियो में जो टाइम था वो था 3:30 बजे पहुँचने का, तो मैं 1 बजे ही पहुँच गया। अब ये आलम आप मेरी दीवानगी का देखिए। और मुझे ये भी फिक्र नहीं थी जो आज मुझे बहुत ज़्यादा होती है कि अगर मुझे कहीं गाना हो तो मैं बड़ा कॉन्शियस हो जाता हूँ, मेरी आवाज़ ना ख़राब हो जाए, मेरी क्वालिटी ना ख़राब हो जाए, मैं बात कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। जैसे आज यशपाल जी ने बताया और मैं ख़ुद भी आपको बता रहा हूँ, अभी भी मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी ज़ुबान लड़खड़ा रही है। लेकिन उस वक्त ऐसा जुनून था कि मैं गाना गाने जा रहा हूँ, मुझे कोई फ़िक्र नहीं था कि मेरी आवाज़ को कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे मैं वहाँ पर दाखिल हुआ, मज़े की बात है कि 3:30 बजे का जब समय दिया गया है तो 1 बजे मैं जब स्टूडियो में दाखिल होता हूँ तो मालूम पड़ता है कि उस दिन सुबह से लेकर उस वक्त तक की रिकॉर्डिंग जगजीत साहब की ही चल रही थी। और वो गाना था, बस आप हैरान हो जाएंगे। जो गाना उस दिन रिकॉर्ड हुआ उस गाने का नाम था, उस गाने के बोल थे, होंठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। ये मेरे सामने रिकॉर्ड हुआ है। और जैसे ये गाने की रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई तो मुझे जगजीत जी बोलते हैं कि भाई तू इतनी जल्दी क्यों आ गया है, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैंने कहा जी बस मन नहीं लग रहा था। बड़े हंसे। बस उसके बाद गाने की रिहर्सल शुरू हुई और उस दिन शाम के 7 साढ़े 7 बजे तक वो गाना ओके हो गया। जो गाना मैंने भेजा है, प्लीज़ इसे सुने
और मज़ा लें। क्या बात है विनोद जी, मज़ा आ गया। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, उसके बाद फिर ये सिलसिला आप गुलजार साहब को कैसे मिले? मतलब यहाँ से जगजीत सिंह जी के पास गए, ये गीत आपने शुरुआत यहाँ से हुई, फिर सीधा गुलजार साहब से मिले या और बीच में गाने गाए? क्योंकि मुझे याद है मतलब एक जब हम लोग मुंबई आए थे उस समय आपका बहुत बड़ा नाम हो चुका था। मतलब याद मुझे याद है हम जब मिले थे मेरे घर पे भी तब भी मतलब आपने बहुत खूबसूरत गाने गाए हुए थे और बहुत लोग आपकी तारीफ करते थे। तो हमें मालूम था कि हरियाणा से अम्बाला से एक सिंगर है जिसने बहुत मुंबई में नाम कमाया है, तो इसीलिए हम लोग मिले भी थे। तो ये सिलसिला थोड़ा सा और विस्तार से बताइए ना कि कैसे आप जगजीत सिंह साहब ने ही आपको आगे बढ़ाया, फिर गुलजार साहब से मिलाया, या कैसे कैसे और आगे जर्नी चली आपकी? अब इसके बाद आपका ये सवाल भी जायज़ है कि जब मुझे ये चांस मिल गया तो उसके बाद क्या हुआ। मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये गाना रिकॉर्ड हुआ तो मेरी आवाज़ का चर्चा पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हो गया और मुझे दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने भी गवाना शुरू कर दिया। उनमें से सबसे पहले थे जिन्होंने मुझे चांस दिया वो थे श्री कुलदीप सिंह, जिन्होंने साथ साथ फिल्म में म्यूज़िक दिया था। उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे एक सोलो गाना गाने के लिए दिया, जो गाना मैं आपके सामने अभी भेज रहा हूँ। जी साहब, जब ये गाना जो फिल्म रावण का जगजीत जी ने मुझे गवाया था, वो गाना लेकर मैं अपने ही मास्टर जी श्री हंसराज बहल साहब के पास पहुंचा और मैंने उनको वो गाना सुनाया। और जहाँ पर मैं बतौर असिस्टेंट काम किया करता था, फिर मास्टर जी ने मुझे गाने देने शुरू कर दिए, गाने गवाने शुरू कर दिए। और सबसे पहला जो गाना था वो एक फिल्म इंसाफ का खून बनी थी, ज़्यादा चल नहीं पाई, उसके लिए सारे गाने मुझसे गवाए और सारे ही गाने आशा भोसले जी के साथ थे। और इससे पहले कि मैं वो गाना आपको तलाश करके भेजूं, आप ये वाला कुलदीप सिंह जी वाला गाना सुनिए और फिर मैं आपको बताऊंगा कि जब आशा जी से मेरी मुलाकात हुई तो आगे सिलसिला कैसे बढ़ा। तो बात को आगे बढ़ाता हूँ। जब हंसराज बहल साहब ने मुझे गाने का चांस दिया तो मैं पहले बता चुका हूँ कि वो फिल्म इंसाफ का खून थी, जिसके सारे गाने मुझे आशा जी के साथ गाने का मौका मिला। और जब पहला गाना जिस दिन रिकॉर्ड हुआ वो बॉम्बे लैब स्टूडियो में हुआ था और आशा जी मुझे पहले से जानती थी क्योंकि मैं बतौर असिस्टेंट तो काम किया ही करता था। उस दरमियान भी आशा जी मुझे पसंद भी करती थी कि अच्छा गाता है। लेकिन उस दिन उनके साथ खड़ा होकर, उनके बराबर खड़ा होकर गाने का मेरा पहला मौका था और वो गाना रिकॉर्ड हुआ और काफ़ी कॉन्फिडेंस से मुझे गवाया गया और आशा जी ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया। जैसे वो गाना रिकॉर्ड हुआ और आशा जी बहुत खुश हुई और मुझे कहने लगी कि अपना कोई टेप हो तो मुझे दे दो। तो मेरी जेब में एक कैसेट पड़ी थी, वही कैसेट जो जगजीत जी ने मुझे गाना गवाया था, वही गाने की कैसेट लेकर आशा जी चली गई। उसी शाम को आशा जी ने वो मेरे वाला गाना आर.डी. बर्मन साहब को सुनाया। तो मुझे एक आध दिन छोड़कर मुझे आर.डी. बर्मन साहब की तरफ से बुलावा आ गया और आर.डी. साहब ने मुझे ये कहा कि आशा जी बहुत तारीफ़ कर रही हैं, तो आप अच्छा गाते हैं, चलिए आपको हम ट्राई करते हैं। तो मुझे फिल्म चोर पुलिस के लिए गवाया गया, जिसके अंदर मुझे एक अंतरा आशा जी के साथ गाने का मौका मिला। वो गाना भी ढूंढ कर आपको भेजता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। अब आर.डी. बर्मन साहब के यहाँ पर चांस मिलने की का बहुत बड़ा मतलब होता है कि जिसने
आर डी बर्मन साहब के पास गा लिया तो उसकी सही मायने में उस ज़माने में ऐसा समझा जाता था कि ये फिल्म इंडस्ट्री में इस आदमी की सही एंट्री हो गई। तो खैर मेरे लिए तो सभी बहुत ही बड़े पूजनीय रहे हैं और रहेंगे। अब आगे बात बढ़ाता हूँ। फिल्म जिसका जिक्र अभी उमेश जी ने भी किया, वो फिल्म थी सुन मेरी लैला, राजश्री प्रोडक्शन की, जिसका गाना था दिल बर जानिया अब तो आजा, जो मेरे ख्याल में आपके पास पहुंच चुका है। और उसके बाद क्या हुआ, दिल बर जानिया गाना मेरा बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ, जिसमें मेरी साथी कलाकार थीं बहरोज़ चटर्जी, जिनको सपना चटर्जी भी कहते थे, उनके साथ डुएट था। और ये रिकॉर्ड होने के बाद फिर मुझे राम लक्ष्मण जी ने एक और फिल्म में गाना गवाया। वो फिल्म थी बेज़ुबान। प्राणलाल मेहता साहब इसके प्रोड्यूसर थे और बापू साहब जो साउथ से होते हैं वो इसके डायरेक्टर थे। वो गाना भी आपकी नज़र करता हूँ, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। जैसे जैसे ये सिलसिला चलता जा रहा था, मुझे अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर्स बुलाने लग गए थे, जैसे कुलदीप सिंह जी, राम लक्ष्मण जी, उषा खन्ना जी और सपन जगमोहन साहब, जीतू तपन जी और बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने मुझे बुलाकर अपने गाने गवाने शुरू कर दिए। क्योंकि मेरा गाना दिल बर जानिया ये उस ज़माने के मशहूर एक्टर राज किरण साहब के ऊपर फिल्माया गया था और उनके चेहरे पर मेरी आवाज़ बड़ी फिट बैठती थी। तो बेज़ुबान में भी मुझे जब राम लक्ष्मण जी ने गवाया, वो भी राज किरण साहब के चेहरे के लिए मेरी आवाज़ को लिया गया। अब ये सारी बातें चल रही थी और साथ के साथ मैं अपने जो जिसे बोलता हूँ मेरे रहनुमा, मेरे उस्ताद, मेरे बड़े भाई जगजीत सिंह साहब के साथ तो मेरा काम चल ही रहा था। उसी दौरान उन्होंने मेरी एक फुल एल्बम प्लान की जिसका नाम था जगजीत सिंह प्रेजेंट्स विनोद सहगल। उसकी एक गज़ल आपकी नज़र करता हूँ। बहुत खूब विनोद साहब, बहुत खूब। क्या कमाल का काम किया आपने, कितने अच्छे अच्छे गाने। तो फिर आपकी गुलजार साहब से कब मुलाकात हुई, इसी एल्बम के बाद या कब? विनोद जी 2005 में आपको अगर याद हो, इशार दूरदर्शन पर आप आए थे। 31st के लिए कुछ गाने रिकॉर्ड कर रहे थे। मिश्रा जी उस समय डायरेक्टर होते थे। मेरा भी गाना था वहाँ पर और आप उसमें एक गाने के लिए आए थे। अगर वो गाना की क्लिप अगर आपके पास में है तो ज़रूर शेयर करें प्लीज़। फिल्म इंडस्ट्री में एज ए प्लेबैक सिंगर जब मेरी एंट्री हुई और उसके बाद मुझे काम लगातार मिलने लगा, तो मैं भी बड़ा उत्साह से काम करने लगा। अपने रियाज में बहुत मुब्तला रहता था और बड़ा खुश रहता था। और लोग मुझसे, कोई भी आज तक नाराज़ कभी भी कोई म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं हुआ कि इसने हमारा गाना अच्छा नहीं गाया। तो ये काम मिल रहा था, चल रहा था। तो अब ऐसा हुआ कि कुछ वक्त के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा काम मुझे जैसा मिलना चाहिए उस तरह से लगातार नहीं मिल रहा। तो मेरे अंदर एक जिसे कहते हैं एक निराशा सी मेरे ऊपर छा गई और मैं अपने पीछे परिवार के बारे में भी सोचता था, बूढ़े माँ बाप के बारे में भी सोचा करता था कि अब क्या करूं। तो ऐसा मैंने फ़ैसला किया कि मुझे ये लाइन छोड़ देनी चाहिए और मैंने अपनी अटैची उठाई और सीधा अम्बाला वापस चला आया। और जैसे मैं वापस आया तो मेरे पिताजी बड़े खुश हुए, मेरी मम्मी बड़ी खुश हुई कि भैया आया हमारा बेटा। अब इससे पहले मैं जब भी आया करता था तो कभी 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना रहता था और उसके बाद फिर टिकट कटा के फ्रंटियर मेल या डीलक्स में बैठकर चला जाया करता था। इस बार महीना हो गया, 2 महीने हो गए। अब मेरे माँ बाप तो नहीं कहेंगे मुझे कि तू वापस क्यों नहीं जा रहा।
3-4 महीने बीत गए, मेरे पिताजी मुझे पूछते हैं कि तुम, ये क्या चक्कर है भाई तेरे साथ, तू वापस जाने की बात क्यों नहीं करता, क्या बात हो गई है? तो मैंने कहा बाबूजी मैं हूँ नहीं वापस जाना, मैंने अभी वापस नहीं जाना। वो कहते की गल की हो गई है? मैं उनको क्या क्या बताता, क्योंकि फिल्म लाइन का जो संघर्ष है वो सिर्फ एक गाने वाले की काबिलियत पे मुनहसर नहीं है, ये बहुत सारी बातें होती हैं। कई बार आर्टिस्ट का गाना बहुत चलता है लेकिन उसका हीरो नहीं चलता, कई दफ़ा हीरो पे आवाज़ फिट नहीं बैठती। मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। और उसी दौरान क्या हुआ कि जब मुझे काफ़ी उम्मीदें थी बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स से, तो वहाँ पे सडनली बड़े बड़े दूसरे हीरो इंट्रोड्यूस हो गए, जैसे सनी देओल साहब इंट्रोड्यूस हो गए। तो उनके साथ उनका जिन्होंने गाने गाए थे वो हिट हो गए। तो जिस हीरो की फिल्म चलती है उसके साथ साथ उसका सिंगर भी हिट हो जाता है, वो भी साथ साथ चल पड़ता है। ये अंदाज़ा मुझे नहीं था और ना ही मैं इस तह में कभी गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक कंटिन्यूटी आर्टिस्ट की तब बनती है कि अगर उसको कोई हीरो मिल जाए और हीरो चल जाए तो फिर सिंगर भी चल जाता है। अब करीब करीब अब ऐसा था कि मेरी माली हालत थी, यानी जेब में जो पैसे वो भी बड़े लिमिटेड ही हुआ करते थे ना, क्योंकि मैं डिपेंड करता था जिंगल्स के ऊपर, यानी जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, या और जैसे अब मैं चलते चलते बता ही देता हूँ कि ये जो पान पराग पान मसाला ये मेरी आवाज़ में ही इंट्रोड्यूस हुआ था, और तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय ये मेरी आवाज़ में कम से कम 15 साल तक रेडियो से बजता रहा। ये था मेरी आमदन का ज़रिया। अब सवाल यह है कि बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे। तो मेरे पिताजी रिटायर हो चुके थे 85 में। तो उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, कहने लगे बेटा मेरे पास जितने भी पैसे हैं मैं तेरे को दे देता हूँ, तू एक बार वापस जा और जाकर खूब स्ट्रगल कर, 1 बरस का ख़र्चा मैं तुझे देता हूँ, तुझे कहीं जाकर किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है या किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं। मांगता तो मैं कभी था ही नहीं, किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं, 1 बरस तक का ख़र्चा मुझसे ले जाओ और चले जाओ। अब मेरे पिताजी के कहने पे मैंने वापस अपने आप को कायम किया और अपने हौसले को बुलंद किया और वापस बम्बई चला आया। जब वापस मैं बम्बई आया और फिर मैं जगजीत जी से मिला, तो जगजीत जी मेरे चेहरे का और मेरी मानसिक अवस्था को देखा उन्होंने। फिर कुदरती बात है, जैसे कहते हैं कोई बात बनने वाली बन जाती है, तभी जगजीत जी अमर सीरियल जिसे कहते हैं मिर्ज़ा गालिब के लिए म्यूज़िक कर रहे थे, जो महान निर्देशक शायर राइटर गुलजार साहब ने डायरेक्ट किया था। उसके लिए मुझे चांस मिला, जो कि मैं आपके सामने अभी पेश करता हूं कि कहां से शुरुआत होती है। क्या बात है विनोद जी, क्या बात है। ये तो हमें मालूम ही नहीं था। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ लाइफ बॉय। ये विनोद जी का गाया हुआ है, मतलब शुरुआत, क्योंकि ये लाइफ बॉय की एड शुरू से हम बचपन से देखते आ रहे हैं। और ये बताओ, मतलब शुरुआत इन्होंने विनोद जी ने की थी इस जिंगल की, ये हमें आज पता चल रहा है। बहुत खूब, बहुत खूब। विनोद जी बताते रहिए, बहुत मजा आ रहा है, हम सब लोग एकदम एंजॉय कर रहे हैं। आप बताते रहिए आगे फिर क्या हुआ, कैसे आगे आपको मिर्जा गालिब में कैसे गुलजार साहब के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, सारी चीजें बताइए। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां। और साहब आपकी ये लाइनें गाई हुई पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया में छाई हुई हैं, और जो भी कला से जुड़ा हुआ इंसान है वो तो इनको कभी भूल ही नहीं सकता।
और गुलजार साहब, मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, गुलजार साहब ने आपकी इतनी बार जिक्र किया है आपके बारे में, आपकी इन लाइनों के बारे में, आपके बारे में, जगजीत सिंह के बारे में, नसीरुद्दीन शाह के बारे में। नसीर भाई ने भी जिक्र किया था जब मैं उनके साथ नाटक कर रहा था आपके बारे में। सर, यू आर अवर मेंटर। बहुत 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 कुछ आपने किया है, बस आपके अलावा सबको पता है। आप क्या है कि बड़े इंसान आम के पेड़ होते हैं, झुक जाते हैं। आप झुके हुए इंसान हैं, आप ठूठ नहीं हैं, आप अड़े हुए नहीं हैं, आप कढ़े हुए हैं। पढ़े हुए और अड़े हुए नहीं हैं, कढ़े हुए जरूर हैं। सैल्यूट टू यू सर। मजा आ गया आपकी कहानी सुनकर के, मजा आ गया। अरे क्या बात है, ये मेरा फेवरेट गाना था। मुझे नहीं पता था कि आपने गाया है। मिर्जा गालिब मैं कई बार देख चुका हूँ, रियली वाह। अरे जब हम छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, उस वक्त से सुनते आ रहे हैं, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाई बाई। और वाह क्या बात है, ये तो मतलब अब बहुत सारी परतें खोल रही हैं आपको। यशपाल भाई, ये फकीरी है, फकीरी इनके अंदर आज भी जिंदा है। ये क्योंकि मैं बहुत मतलब थोड़ा टाइम इनके साथ रहा हूँ या काम किया है, मतलब इन्होंने फकीरों के कितने गाने गाए हैं, और मतलब इनके अंदर की वो फकीरी है जो बाहर दिल से आती थी इनके अंदर से। कमाल, सुपर्ब सॉन्ग्स गाए हैं इन्होंने, मजा आ गया। बिल्कुल राजेश भाई, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं 4 दिन से इनके साथ बातचीत कर रहा हूँ। ये जो बातें शेयर कर रहे हैं, इन्होंने कई बातें तो अभी यहाँ बताई ही नहीं है। मतलब अभी 10 तक सुने हैं, 5 बाकी हैं ऑडियो, और क्या पता उसमें आ जाए। इतनी सारी बातें की है इन्होंने, और फकीरी ही है। कोई ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना पैसे की चिंता, ना धन की चिंता, ना कोई उसकी चिंता, ना नाम की चिंता, ना किसी रुतबे की चिंता, ना किसी का डर, ना चापलूसी, ना कुछ। रियली बहुत ही अलग दुनिया के जीव होते हैं कुछ लोग। एंड विनोद सहगल जी, वन ऑफ देम। सैल्यूट टू यू सर। वाह जी वाह यशपाल जी, आपकी आवाज़ सुनी तो मज़ा आ गया। आपकी आवाज़ से हमें हौसला मिलता है, और हमारी आवाज़ तभी बुलंद होती है जब आप जैसे महान कलाकारों की तरफ से प्रोत्साहन मिलता है। तो अब ऐसा है कि बहुत मज़ा आ रहा था अपनी लाइफ में काम कर कर के, और मैं जैसे ज़िक्र कर रहा था कि जैसे मिर्ज़ा गालिब के लिए मुझे बुलाया गया, और सबसे पहले जो मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ हैं और भी दुनिया में सुहान और बहुत अच्छे। अब सवाल ये है कि ये अपने आप में ये जो 2 लाइनें रिकॉर्ड हुई, ये इतनी आसानी से ओके नहीं हुई, क्योंकि हर बार जब भी मैं गाता था तो गुलजार साहब मेरे पास आके मुझे कहते थे सब कुछ अच्छा है, लेकिन कहते हैं कि ये इस लफ्ज़ के ऊपर ज़रा ज़ोर दे दो, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और तो कई रिटेक्स हुए, अल्टीमेटली जब उनको पसंद आया तो ये रख लिया गया, और ये मेरी एक पहचान बन गई कि मिर्ज़ा गालिब का टाइटल मुझे मिला है। अब इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि सीरियल पूरी दुनिया ने देखा है, और उस सीरियल के अंदर एक फ़कीर गाया करता था। तो उस फ़कीर के लिए मेरी आवाज़ ली गई। वो जावेद साहब हैं शायद उनका नाम, जिन्होंने उसके ऊपर अभिनय किया है। तो उसके लिए 2 गज़लें मेरी, एक मीर तकी मीर साहब की है और एक मिर्ज़ा गालिब साहब की है। और सबसे पहले मेरा ख्याल वीडियो तो पहुंच चुकी है, मैं बता देता हूं उसके बोल। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है मीर तकी मीर। और दूसरी गज़ल जो फ़कीर गाता है वो है कोई दिन गर जिंदगानी और है
हमने अपने जी में ठानी और है। तो मिर्ज़ा गालिब का रिकॉर्ड जब रिलीज़ होता है उसके बाद मुझ में अपने आप एक ऐसी एनर्जी आ जाती है कि सब कुछ अपनी जगह है, इंसान को परवाह नहीं करनी चाहिए, अपने टैलेंट पे भरोसा हो, ऊपर वाले की मेहरबानी रहनी चाहिए, और अगर सच्चे मन से इंसान काम करता रहे तो उसकी आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। ऊपर वाला हेल्प करता है, और इंसान जब अपनी मदद खुद करता है तो ऊपर वाले का आशीर्वाद उसको मिलता ही रहता है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे दोस्त उमेश वर्मा जी ने मुझसे कहा था कि मैं वो किसी गाने का जिक्र कर रहे थे जो कि हिसार टेलीविज़न के लिए मतलब पिक्चराइज हुआ था, लेकिन क्योंकि वो मेरे पास इस वक्त उपलब्ध नहीं है तो फिर कभी आपको मैं भेजूँगा। उमेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप एक ऐसे मेरे प्यारे दोस्त हैं और मेरे वेल विशर हैं, मैं आपका वेल विशर हूँ। आपकी लगन का जवाब नहीं, आपका इस धरती से जो जुड़ाव है अपनी मातृभूमि से और अपनी भाषा से, इसके लिए मैं आपको सलाम करता हूँ। और एक और अभी सवाल आया था, वो मैं बाद में बताऊँगा, जो लीला सैनी जी ने मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे मुझसे पूछा है, वो मैं बाद में बताऊँगा। बिल्कुल सही कहा विनोद जी। अच्छी आवाज़ को कभी कोई छुपा ही नहीं सकता, ना कोई दबा सकता है। तो इसके बाद फिर क्या सिलसिला रहा विनोद जी? ये जब सिलसिला शुरू हो गया, इसमें भी फिर वापस आने के बाद बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ गई। फिर वापस लोगों ने आपको संपर्क करना शुरू किया और म्यूजिक डायरेक्टर्स ने, और क्या-क्या किया? ज़रा बताइए ना खुल के। इन सब बातों के बीच मैं ये कभी नहीं भूल सकता कि हरियाणा की तरफ से मुझे भरपूर प्यार मिला, स्नेह मिला, रिस्पांस मिला। एक बड़ी हस्ती का नाम है जनाब हरविंदर मलिक साहब। ये वहाँ पर इस तलाश में थे कि कोई हरियाणवी भाषा बोलने वाला सिंगर इनको मिल जाए। तो एक बहुत प्यारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जनाब ललित सैन साहब, तो उन्होंने कहीं मुझे बुलावा भेजा और मैं इनसे मिला। इनके लिए मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं, और जब मैंने पहला ही गाना इनका गाया, जबकि कोई ऐसा मुझे कोई महारत हासिल नहीं है हरियाणवी ज़ुबान पर, बस पूछ लेता हूँ, कोई भी प्रोनाउंसिएशन अगर मेरा ठीक ना हो तो मैं ठीक कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने इनका एक गाना गाया, उसके बाद तो फिर लगातार मुझे इनके साथ काम करने का बहुत सारा मौका मिला, और वो सारे गाने इनके पास अभी भी पड़े हैं। हरविंदर मलिक साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हों तो मैं चाहता हूँ आप भी उन गानों को जल्दी रिलीज़ करें, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि मैंने आपके लिए क्या क्या गाया है। जबकि एक गाना तो उमेश जी ने बता ही दिया, जिस पे नाम किसी और का गलती से छप गया, जब याद तेरी आवा है। हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आगे भी कुछ बातें करनी हैं जो अभी थोड़ी देर में करूँगा। मैं ये भी बता दूँ कि जब जब मैं अपने हरियाणा पंजाब में कुछ दिनों के लिए भी आया, महीने 2 महीने के लिए भी आया, मुझे काम की कमी यहाँ भी कभी महसूस नहीं हुई, कभी भी मैं खाली नहीं रहा। ये देखिए कि राजेश बब्बर साहब जो इस शो में मुख्य मतलब मेरी और उनकी बात चल रही है, यशपाल शर्मा जी और इनके साथ जो मैं जुड़ा हुआ हूँ, ये मुझे चंडीगढ़ में मिले। इससे पहले तो हमारी मुलाकात हो ही चुकी थी बम्बई में। मैं इनके घर में भी गया था और वहाँ खूब हमारी महफिल देर रात तक चली थी। अब जब ये यहाँ पर आए तो इन्होंने सबसे पहले मुझे तलाश किया, राजेश बब्बर जी ने। उस वक्त एक सीरियल जो कि दूरदर्शन के लिए बना है, परसा, उसके लिए जनाब कमल तिवारी साहब का संगीत है, और मुझे उसमें बहुत गाने का मौका मिला। सूफ़ी कलामी है ज़्यादातर। तो मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन जिन लोगों के साथ जब भी मेरी मुलाकात हुई तो वो मेरी आखिरी नहीं हुई,
वो फिर एक कंटिन्यूटी में बनी रही। ये एक कुदरत का मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा रही है ईश्वर की। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी पंजाबी भाषा को बिल्कुल नहीं भूल सकता। मुझे जालंधर दूरदर्शन की तरफ से बहुत बहुत बुलाया जाता था और नए साल के जो कार्यक्रम होते थे उनके लिए मेरे गाने रिकॉर्ड किए जाते थे और उसके लिए बहुत लंबे चौड़े इंतज़ाम के साथ उसको पिक्चराइज़ किया जाता था। उसमें से एक आध दो गाना आपकी खिदमत पे पेश करता हूँ। विनोद जी, विनोद जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपकी जर्नी को सुन के। एक चीज जो है मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने इतना पॉपुलर होने के बाद मुंबई किस लिए छोड़ दिया? मतलब उस भीड़ भड़क्का ही उसका मेन कारण था या कुछ और था? कुछ भी कुछ कुछ गहरा है रीजन या कोई कारण तो आप बताइए ना प्लीज। सब लोग हम सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और जो हमारी नई जनरेशन है वो बहुत इंस्पायर होएगी कि इस चीज़ से कि आपने मुंबई क्यों छोड़ दिया। वो शहर तो हमें आज भी लगता है, लेकिन अपना शहर हमें बहुत पसंद है, लेकिन छोड़ के जाना एक जो होता है ना वो बहुत मुश्किल होता है। तो क्यों आपने मुंबई छोड़ दिया, ये जानना चाहते हैं। विनोद जी, आपका बहुत 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 शुक्रिया कि आप आज इस आइफा की इस महफिल में शामिल हुए। मेरी शाम को बात हो रही थी आपके आने से पहले यशपाल जी से, तो उन्होंने कहा कि आपने रिकॉर्डिंग करके काफ़ी मैसेज आपने दे दिए हैं, लेकिन अगर विनोद जी अगर ऑनलाइन आ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो उनके कहने से मैंने आपसे रिक्वेस्ट की और आपने भी कहा कि नहीं, मैं इतना ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, इस पर वो नहीं है, मैंने रिकॉर्डिंग करके भेज दिया है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने हमारी बात को तवज्जो दी, ध्यान दिया और हम लोगों के साथ में इतनी लंबी बातचीत की। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से एक बार फिर आपका शुक्रिया करता हूँ। और मैं कुछ लाइन आपके बारे में दोबारा एक बोलना चाहता हूँ, वो आप जरूर गौर कीजिएगा। विनोद जी का एक अलग अंदाज है, वो सै को एक अलग स्टाइल से बोलते हैं। आप इनका कोई भी गाना सुनना मैं हमेशा नोट करता हूं और उसी चीज से मैं इनको पहचान जाता हूं कि ये गाना विनोद सहगल जी का गाया हुआ है। आप यहाँ सुनिएगा, मैं एक अंतरे के थोड़ा सा बोलता हूं और मैं गुजारिश भी करूंगा विनोद जी से कि आने वाले टाइम में एक बार फिर से अपने होठों पर वो गीत, उन गीतों को दोबारा से आप दोबारा से उन्हें जीवन दान दें और दोबारा से एक बार फिर आप छा जाएं। मेरे होठों को फिर प्यार का गीत दे, मेरे हाथों में फिर प्यार का साज दे। ओ ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे दर बदर, किस गली में है तू मुझको आवाज दे। दिल भर जानिया अब तो आजा, हो दिल भर जानिया अब तो आजा। थैंक यू, धन्यवाद। यही सवाल मैंने भी किया था विनोद जी से, जब उन्होंने बोला था कि मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, तो मैंने भी यही सवाल किया था कि इतनी ऊंचाइयों पे जाने के बाद बॉम्बे क्यों छोड़ दिया। क्या बात है उमेश भाई, छा गए आप भी, मज़ा आ गया। क्या आपकी आवाज़ है और क्या कॉपी किया है, और इससे साफ लगता है कि आप इस गाने के कितने दीवाने थे उस वक्त कॉलेज टाइम में जब आपने बताया। तो बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच विनोद जी। अब तो आप लाइव आ ही गए हो तो लाइव ही जाना, लाइव होकर के ही जाना। 15 ऑडियो तो सुन लेंगे, सुन रहे हैं लोग, लेकिन आप लाइव मत छोड़िए सर, क्योंकि लाइव में ही तो लाइफ है। आइए सर, जैसा कि राजेश बब्बर भाई ने पूछा है और बात की है, प्लीज़ बताइए कुछ और भी अपने संस्मरण, क्योंकि आपकी इतनी लंबी इतनी रिच लाइफ है। रिच मतलब पैसे से नहीं, सरस्वती से बोल रहा हूँ। रियली यू आर वी आर प्राउड ऑफ यू सर, हरियाणा इज प्राउड ऑफ यू रियली। दे रहे हैं, अभी जवाब दे रहे हैं वो। मेरी कांस्टेंट बात हो रही है उनसे फ़ोन पे, तो थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं 2 मिनट, अभी अभी वो भेजेंगे इसका जवाब। और बहुत अच्छा जवाब है, मतलब आने वाले जो हमारे यंगस्टर सिंगर उनके लिए बहुत
इंस्पायर करने वाला जवाब है उनका। बस आ रहा है, अभी 2 मिनट में आएगा। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि मैं खाली कभी रहा ही नहीं। जब भी मैं यहाँ आया करता था तो मुझे काम भरपूर मिला करता था। मैं ख़ास तौर पे ज़िक्र करना चाहूँगा जनाब वी.एन. राय साहब, जो यहाँ एडीजीपी थे। वो एक बहुत बड़े राइटर भी हैं और कहानीकार और बहुत बड़े लेखक हैं। उन तक मेरा ज़िक्र पहुंचा कि भाई विनोद सहगल आजकल यहाँ है, तो उन्होंने मुझे बुलाया और हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक लाइट एंड साउंड प्रोग्राम बनाया गया था, क्रांति, जिसके लिए मेरे 4 गाने रिकॉर्ड किए। और फिर राय साहब ने राय साहब का मैं पसंदीदा आर्टिस्ट पहले भी था, और फिर और भी जैसे हमारी एसोसिएशन होती गई तो मुझे उन्होंने एक बहुत बड़ा चांस दिया, जिसे मैं बहुत बड़ा चांस कहूँगा, क्योंकि हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट का एक ही गाना रिकॉर्ड अभी तक हुआ है और वो मैंने गाया है, और उसकी तर्ज भी मैंने ही बनाई है, जिसका ऊपर वीडियो भी आपके पास पहुंच चुका है। हरियाणा पुलिस का जवान, हरियाणा पुलिस का निशान। और भी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए मैंने बहुत सारे गाने रिकॉर्ड किए, जिसके शायर राइटर जनाब वी.एन. राय साहब ही हैं। और राय साहब ने मुझे, जब वो डीजीपी थे और ये हैदराबाद में जाकर रिटायर हुए, वहाँ भी मुझे बुलाकर इन्होंने नेशनल पुलिस एकेडमी के लिए मुझसे गाना रिकॉर्ड करवाया। और बहुत सारे काम मैंने हरियाणा सरकार के लिए किए हैं। जो भी मुझसे कहे गए मैंने उनको निभाने की पूरी कोशिश की है और हमेशा करता रहूँगा। अब आगे एक सवाल जो राजेश बब्बर साहब ने किया और लीला सैनी जी का भी वही सवाल है कि इतना सब कुछ करने के बाद मैं वापस क्यों आ गया। इसका बस मैं एक ज़रा सी देर में आपको जवाब देता हूँ। 1975 में मैं बम्बई गया और 2002 में मैं वापस आया। ये कुल सफ़र 27 साल का हो जाता है। तो 27 साल में मेरी करीब 70 फिल्में रिलीज़ हुई और टोटल जिंगल्स, डॉक्यूमेंट्रीज, सीरियल्स, प्राइवेट रिकॉर्ड्स और जितने भी मैंने गाने गाए हैं करीब 550 से ऊपर है। और 100 गाना तो मेरा 100 से ऊपर तो इंटरनेट पे मौजूद है, जो आप सुन सकते हैं, जिसमें भजन हैं, भेंटें हैं और भी जो कुछ भी है। बहुत कुछ तो मुझे याद भी नहीं है। कई गाने मुझे ये भी पता नहीं कि मैंने गाए हैं और कब गाए। मतलब ऐसा है। चलिए, वक्त के साथ साथ बहुत कुछ इंसान भूल भी जाता है। इसके लिए मैं अपने आप को भी दोषी नहीं मानता, ये वक्त का तकाज़ा है। अब मैं आपको ये बता दूं कि मैं वापस क्यों आया। माफ़ी चाहूँगा, बोल कर आवाज़ थोड़ी थक गई है। देखिए साहब, मैं गाने के लिए ही बम्बई गया था और गाने के लिए ही बम्बई से लौटा। मुझे ये मालूम है कि इंसान की अगर कला ज़िंदा रहती है तो इंसान ज़िंदा रहता है। अगर उसकी कला को कहीं लड़खड़ाहट महसूस होती है तो वो जगह को भी छोड़ देता है, उन लोगों को भी छोड़ देता है जहाँ से उसे ऐसा लगे कि यहाँ पर मेरी कदर कम है। ऐसी कोई बात नहीं थी। बम्बई वालों ने मुझे जो प्यार दिया वो आज तक मेरे साथ है। और मैं वापस क्यों आया, इसका जवाब ये है कि 2002 में जब मैं वापस आया, उस वक्त मुझसे बहुत ज़्यादा बिज़ी लोग, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो सब लोग अपने अपने घर पे बैठ गए थे। क्योंकि वेस्टर्न गायकी का असर पूरी फिल्म इंडस्ट्री पे आ चुका था। लड़कियां लड़के जो भी आ रहे थे वो सब विदेशी स्टाइल से गाने लगे थे और इंडियन स्टाइल के जितने भी सिंगर थे वो सब रेस्ट करने लग गए थे।
तो मुझे लगा कि अब वो जब वो भी रेस्ट कर रहे हैं तो मुझे अपने एरिया में जाकर रेस्ट करना चाहिए और जो मुझे अभी तक प्राप्त हुआ है उसका प्रचार करना चाहिए। जब मैं वापस आया उसके बाद थोड़े ही समय के बाद मेरे पास प्रोग्राम्स के ऑफ़र्स आने लगे और उनमें सबसे बड़ी बात है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ प्रोग्राम करने के लिए वहाँ पर मुझे मिर्ज़ा गालिब की फरमाइश होती है, माचिस की फरमाइश होती है, मेरे पंजाबी गानों की फरमाइश होती है, कहकशां की फरमाइश होती है और जो काम मुझे बम्बई में मिला वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा इनाम है, सर्टिफिकेट है। वो सारी ज़िंदगी जब तक मैं जीवित रहूँगा वो मेरे साथ रहेगा। और मैं आपसे अभी विदा लेने से पहले फिर एक आध बार सोच लेता कि मुझे कोई और बात करनी है या नहीं। एक और गाने का जिक्र करना ज़रूरी समझूंगा। ये गाना गुलजार साहब ने लिखा था और ये पपेट सीरियल था जिसको कलकत्ता के डायरेक्टर, पपेट के बहुत बड़े मास्टर संजीत घोष साहब ने इसे डायरेक्ट किया था और कल्याण सैन बराट इसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे। और वो गाना था आया रे बाबा, पोटली बाबा की बड़ा मशहूर सीरियल हुआ करता था और आज भी वो गाना मुझसे स्टेज पर सुना जाता है। एक और फिल्म का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। मेरे पूजनीय आदरणीय श्री अमर हल्दीपुर साहब जो वर्ल्ड के बेस्ट वायलिनिस्ट हैं, बहुत बड़े म्यूज़िक अरेंजर हैं, बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। शहंशाह उनकी मशहूर फिल्म है और भी बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने अमर उत्पल के नाम से संगीत दिया है। तो अमर हल्दीपुर साहब को भी मेरा गाना बहुत पसंद था और मुझे अपने साथ साथ रखा करते थे और उन्होंने एक बहुत बड़ी फिल्म में मुझे मेन सिंगर होने का मान बख्शा है। वो फिल्म का नाम है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। वो गाना भी अभी शायद मैं आप तक पहुंचा दूं। कबीरा कहे ये जग अंधा और दूसरा एक जिसे हम दोहे या गाना कह सकते हैं, मन लागू मेरो यार फ़कीरी में। हरियाणवी फिल्मों का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। शायद मेरी वो जो दूसरी रिकॉर्डिंग है उस पर किया भी हो और शायद आप लोगों ने सुन भी लिया होगा। फिल्म आई थी धन पराया और एक और फिल्म बनी थी जाट, उसके लिए मैंने गाया है। और मैं ये भी बता दूं कि मुझे हरियाणा सरकार की तरफ से 3 अवार्ड मिल चुके हैं। हरियाणा गौरव सम्मान, गज़ल सराय अवार्ड और भी एक अवार्ड मुझे मिल चुका है। मुझे सरकार की तरफ से भी बहुत नवाजा गया है। आप सबका प्यार मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम है। मुझे आप सुनते रहें और यहाँ पर मैं अभी जो काम कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे सीरियल्स हैं जिनके लिए गा रहा हूँ और नए नए सिंगर्स को भी उसके अंदर अपने साथ गवा रहा हूँ। वो जब आएंगे तो आपको सूचना दे दी जाएगी। अभी फ़िलहाल एक तैयार है सीरियल जो थोड़े दिन में नेशनल टेलीकास्ट में आएगा। उसका नाम है एक नया कुरुक्षेत्र। इसमें नए सिंगर्स दूसरे लोगों ने भी गाया है, मैंने भी उसमें गाया है और बहुत सारे सीरियल्स हैं जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। और आपसे विदा लेने से पहले फिर भी कुछ बचा होगा तो मैं आपके सामने पेश करूँगा। जी विनोद जी, हरविंदर मलिक ने भाई ने बहुत सारे गाने हरियाणा के, बहुत सारे फोक, बहुत सारे लेडीज संगीत और रागनियाँ और सांग और बहुत सारे लोगों के गाने और पुरानी फिल्में, सारी बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ प्रिजर्व करके रखा हुआ है। रियली राइट सर। विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो इतना टाइम हमें दिया, इतनी बातें बताई, इससे जो हमारी आने वाली यूथ है या जो यंगस्टर हैं
या जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और हम सबको आपकी इन सब बातों से बहुत कुछ सीखने को, अभी हम लोग तो अभी भी, वो आपने एक कुत्ते वाला डायलॉग बोला था, मैं भूल गया, कुत्ता रगड़ी, वो मतलब हम लोग अभी भी रगड़ ही रहे हैं यहाँ पे। तो इतना कुछ आपकी जर्नी से हमें सीखने को मिला, हम याद रहेगा आज का दिन बहुत ही। एंड थैंक यू सो मच, आप लाइव आए और इतना सब कुछ हम सबको बताया, आपका बहुत बहुत आभारी हैं हम। तो दोस्तों ये थे विनोद सहगल। अभी थोड़ा थक गए हैं, इसलिए जो है हमारे साथ अभी और क्योंकि इनकी ज़िंदगी के इतने किस्से हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं जो हम इनको पूछते जाएंगे, कुरेदते जाएंगे तो बहुत कुछ निकलेगा। क्योंकि ये, मैं ये कहूँगा कि ये हमारे हरियाणा की एक धरोहर है। मतलब अम्बाला से निकला हुआ एक आदमी जिन्होंने इतना काम किया, इतने ऐसे ऐसे गाने गाए, लोगों को मिलते नहीं हैं। यहाँ लोग घिसते रह जाते हैं लेकिन मिलते नहीं हैं। उनको सब कुछ मिला मुंबई में, और फिर भी मतलब उन्होंने, और मतलब मैं इनके बारे में क्या बताऊं कि ये कभी भी किसी को ना नहीं करते थे, कोई भी, और कभी भी पैसे की डिमांड नहीं रहती थी। मुझे याद है जब मैंने परसा में भी इनसे गवाया था, तो मतलब जब मैंने इनको पैसे, हमारा बजट बहुत कम था बिकॉज डीडी के लिए सीरियल था, और मैंने जब इनको पैसे दिए, मैंने कहा विनोद जी कुछ कम तो नहीं है? बोले बहुत ज़्यादा है। तो ये इनका जवाब रहता था, एक स्माइल रहती थी इनके चेहरे पे। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब इतना फकीर आदमी जो आज हम सबके साथ हैं, हमारी संगत में है। थैंक यू सो मच यशपाल जी, आप जो भी बात करना चाहें आप कर सकते हैं, या किसी और का कोई भी सवाल हो पूछ सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा विनोद जी थक गए हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि हम फिर उनसे जवाब ले लेंगे कोई, अगर ऐसा अभी, या उनका वो ठीक फील करेंगे तो दे देंगे जवाब। चलते चलते मैं जनाब यशपाल शर्मा जी का, राजेश बब्बर जी का, और मुकलावा फिल्म में जिनके साथ मैंने गाया उमेश वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जिन लोगों के मुझे नाम अभी अगर मैं नहीं भी ले पाया हूं तो मुझे क्षमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना समय दिया, फिर हाजिर हो जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब गिरिजा शंकर जी, आपने जो मुझे ये जो तोहफ़ा दिया है हाइफा की तरफ से, मैं आपको नमन करता हूं और फिर से एक बार सभी को प्रणाम करता हूं। यशपाल जी, राजेश बब्बर जी, उमेश वर्मा जी, गिरिजा शंकर जी, और जितने भी आज मेरी बातचीत के दौरान मौजूद रहे या इसको फिर सुनेंगे, मैं सबको प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाइफा। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। हाइफा परिवार के सभी सदस्यों को विनोद सहगल का सादर नमस्कार। मुझे बड़ी खुशी है कि आप अजीम शख्सियतों के दरमियान मैं अपने दिल की बातें कहने के लिए हाजिर हुआ हूं। जब ये मैसेज मेरे पास आया, पहले तो मैंने गौर नहीं किया, लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे एक टेलीफोन आता है जो मेरे प्रिय मित्र हैं उमेश वर्मा साहब। उन्होंने कहा कि भी आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप का मैसेज आया है, आप उसमें शामिल किया गया है। मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है। मैंने कहा यार ये बड़ा मुश्किल होता है अटेंड करना, तो क्या है इसके अंदर, क्या है? तो उन्होंने बताया कि ये यशपाल शर्मा साहब जो फिल्म के बहुत बड़े एक्टर हैं और बहुत बड़े अदाकार हैं, तो उन्होंने शुरू किया। तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ। असल में मैं यशपाल जी का पहले से ही बहुत बड़ा फैन था, क्योंकि मैंने इनकी बहुत सारी फिल्में और बहुत सारे सीरियल देख रखे हैं।
और कई फिल्में तो मैंने इनकी वजह से ही देखी हैं, क्योंकि इन्होंने जो जो भी रोल किए हैं, जो जो भी किरदार निभाए हैं, उसमें जान डाल दी है। यहां तक कि अगर किसी बड़े बाप का बेटा अगर गुंडा है तो गुंडा कैसा होना चाहिए, कैसा लगना चाहिए, और जिसको देख के नफरत हो जाए, ऐसा ही महसूस होता था। और मैं बड़ा खुश होता था, क्योंकि एक ज़माने में प्राण साहब जब फिल्मों में आते थे तो लोग उनको माफ़ी चाहूँगा गालियां देते थे। और ये उस एक्टर की बहुत बड़ी कामयाबी होती है कि जब उसको देखने वाले नफरत से देखने लगें, तो ये एक उस एक्टर की बहुत बड़ी कामयाबी होती है। तो मुझ में ये एहसास हुआ कि ये क्या ज़बरदस्त एक्टर हैं, और मेरी इनसे मुलाकात हो जाए। और मेरी मुलाकात हुई, लेकिन बड़ा थोड़ा सा वक्त था कुरुक्षेत्र में। बस जैसे ये वहाँ पे चीफ गेस्ट थे, मैं वहाँ पर मेहमान के तौर पे एक दो गाने गाने आया था, और इस तरह से नमस्ते नमस्ते हुई और हम चल पड़े। फिर भी मेरी ये इच्छा रही कि कभी इनसे मुलाकात होगी। चलिए, टेलीफोन के जरिए ही सही, अब मुलाकात हुई है तो रूबरू भी हो जाएंगे। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उमेश वर्मा साहब बहुत अच्छे गायक हैं, बड़ा समर्पण है उनका अपने प्रदेश को लेकर, अपनी भाषा को लेकर, अपने गाने को लेकर। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ। और इसके साथ ही साथ ये बता दूं कि जब मुझे मालूम पड़ा कि लीला सैनी जी, जो बहुत बड़ी अदाकारा हैं, बहुत अच्छी गायिका हैं, डांसर हैं, और कल्चरल अफेयर्स में मैंने इनके रहते हुए बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, जिसका मुझे ज्ञान है। और इन्होंने बड़ी सपोर्टिव हैं, बड़ी अच्छी महिला हैं। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये भी मैं माफ़ी चाहूँगा जिन लोगों के मुझे नाम मालूम नहीं है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मुलाकात होती रहेगी, हम आपस में जुड़ते जाएंगे, और अपने अपनी कला और अपने अपने जो भी हुनर हैं, ऐप की बात तो नहीं करूँगा, हुनर आपस में बांटते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अब मैं अपने बचपन की बात करता हूँ। बहनों भाइयों, मेरा जन्म अम्बाला कैंट में सन 1953 में हुआ। मेरे पिता श्री सोहनलाल सहगल जी पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में सर्विस किया करते थे, और वो बहुत बड़े गायक थे, प्रोफेशनल लेवल के थे। लेकिन उनका प्रोफेशन नहीं था, प्रोफेशन था नौकरी करना और हम लोगों का पालन पोषण करना। तो उनके सालाना फंक्शन हुआ करते थे, कंपटीशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के, जिसमें वो जाया करते थे। और उन्होंने ऑल इंडिया तक विन किया था, क्लासिकल सिंगर थे। तो जब मैं थोड़ा सा गाने लगा और मेरे पिताजी को पता लगा कि ये थोड़ा बहुत गाता है, तो उन्होंने मुझे कहीं चोरी से सुन लिया और मुझे भी अपने साथ कंपटीशन में ले जाने लगे। तो ये था मेरा बचपन। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे अंबाला में जितने भी गुरु थे, उन सब के पास से मुझे आशीर्वाद मिला है। मेरे पिताजी मुझे सबसे पहले श्री गणेश प्रसाद शर्मा साहब के पास ले गए और मुझे उनका शागिर्द बनवाया, और वहाँ से मैंने अपनी संगीत की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। वहाँ पे गुरु जी श्री गणेश प्रसाद शर्मा जी ने मुझे अलंकार सिखाने शुरू किए। और बल्कि मज़े की बात है कि आज मुझे गज़ल सिंगर के नाम से जाना जाता है। पहली गज़ल भी मुझे गुरु जी ने ही सिखाई थी। जब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ा करता था, मेरे स्कूल का नाम है सीबी हाई स्कूल, उस वक्त था। आज की डेट में वो कॉलेज बन चुका है। तो स्कूल की तरफ से मुझे कंपटीशन में ले जाया गया चंडीगढ़, जहाँ पर मुझे पहला स्थान मीन्स फर्स्ट प्राइज मिला, ग्रुप सॉन्ग में भी और सोलो सॉन्ग में भी। उसके बाद तो मेरी वाह वाह होने लगी। तो मैं एक स्थापित बच्चा कलाकार, बाल कलाकार हो गया था।
इसके बाद तो ये था कि मेरा अपना शौक भी बढ़ता गया और जैसे जैसे 7वीं से 8वीं 9वीं 10वीं ये करता गया और हर साल किसी ना किसी कंपटीशन में जाता और मैं फर्स्ट प्राइज ही लेकर आता था। ये ईश्वर की कृपा थी, मेरा अपना इसमें कुछ भी नहीं था। और पिताजी बड़े खुश होते थे, यहाँ तक कि जब मुझे कहीं जाना होता था तो नया कुर्ता पजामा मेरी मदर ने, मेरी माताजी ने मुझे बनवा कर देना कि ये पहन के गाएगा बेटा, तो मैं जीत कर आता था। ये एक मेरे बचपन की बहुत बड़ी याद है जिसकी तस्वीर मैंने आपके सामने रख दी है। सन 68-69 में मैंने मैट्रिक पास करी। अब उसके बाद सवाल यह था कि आगे क्या किया जाए। घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो मुझे कॉलेज में पढ़ा सके, तो पिताजी ने मुझे एक कपड़े की दुकान में लगवा दिया बतौर कि ये कपड़ा का काम सीख लेगा और जैसे थोड़ा बहुत सीखेगा तो इसको हम छोटा मोटा ठेला या एक खोखा लगवा देंगे तो ये लट्ठा मार्किन बेचेगा और आगे का जीवन व्यतीत करेगा। तो मैं दुकानों पर जाकर नौकरियां करने लगा, कभी ये दुकान, कभी वो दुकान, कभी ये दुकान, कभी वो दुकान। जहां से मुझे 20 रुपए 30 रुपए ज्यादा मिलते थे मैं दुकान बदल लेता था और उन दुकानों पर जाकर मैं काम किया करता था। उसी दौरान मेरी मुलाकात एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त राजीव शर्मा से हुई, जिस आदमी को गाना लिखने का शौक था। और उस आदमी ने मुझे कहा कि तुम तो अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो, तो तुम्हें कॉलेज में दाखिला लेना चाहिए। तो मैं सोचा कि मेरे घर की स्थिति तो ऐसी है नहीं कि मैं कॉलेज में दाखिला ले सकूं, लेकिन मेरे पिताजी ने और मेरी माताजी ने कभी कोई विरोध किया ही नहीं। तो वो मेरा दोस्त राजीव मुझे कॉलेज में ले गया, GMN कॉलेज अंबाला कैंट में। वहां पर मेरे बारे में बताया गया तो मुझे ऑल फ्री मिल गया, कोई फीस मुझसे नहीं ली जाती थी, यहां तक कि मुझे किताबें भी फ्री में मिला करती थी और मैं एक कॉलेजिएट बन गया। अब जब कॉलेजिएट बन गया तो मेरे सर के ऊपर बोझ तो कुछ नहीं था, लेकिन उनको मालूम था कि ये लड़का गाता है, तो उन्होंने मुझे कॉलेज के फंक्शंस में कंपटीशन में भेजना शुरू किया। वहां भी ईश्वर की कृपा से जहां भी मैं गया हूं वहां से फर्स्ट प्राइज लेकर आया। और ये मेरे माता पिताजी बड़े खुश होते थे कि हमारा बेटा कुछ ना कुछ कर रहा है। उन्हें ये नहीं था कि नौकरी नहीं कर रहा या पैसे नहीं ला रहा, उनको पैसे का कोई लालच था। बड़े सीधे साधे बहुत सिंपल बंदे थे वो, जो आज इस दुनिया में नहीं है। मैं उनको बड़ा मिस करता हूँ। तो कॉलेज में जाने के बाद 2-3 साल तक मैं एक ही क्लास में रहा, क्योंकि जब भी कॉलेज में एग्जाम्स के दिन होते थे तो मैं बम्बई भाग जाया करता था। भाग जाने का मतलब है चला जाया करता था। और उन दिनों में जब एग्जाम खत्म हो जाते थे मैं वापस आ जाया करता था, फिर मैं एडमिशन ले लिया करता था। ये है मेरी बचपन की एक कहानी। सबसे पहले मैं 1970 में बम्बई गया, वहां पर 6 महीने रहा और बहुत छोटा था, दाढ़ी मूछ निकलने का सवाल ही नहीं था। तो जहां भी जाता था वो कहते थे बेटे अभी बहुत छोटे हो, जैसे तुम्हारी आवाज मैच्योर हो जाएगी तब तुम्हें इस लाइन में स्ट्रगल करना चाहिए। फिर मैं वापस आ जाता था। इसी तरह से फिर मैं 1973 में गया तो वहां फिर 2 महीने रहकर वापस आ गया। उसके बाद फिर फाइनली ये दिमाग में आया कि अब ये तो मैं आडंबर वाली बात है, अब मैं क्या करूं। तो फाइनली 1975 में मैंने अपना बोरी बिस्तरा बांधा और बंबई के लिए रवाना हो गया। अब सवाल यह है कि बंबई में मैं कहाँ जाता था। अंबाला में एक फैमिली थी जिनका ताल्लुक बंबई की बहुत बड़ी म्यूजिकल फैमिली से था। बंबई के अंदर उस जमाने के एक बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे श्री लच्छी राम जी। वो तो उस वक्त नहीं थे, लेकिन उनकी फैमिली वहां पर रहा करती थी और उनकी फैमिली का ताल्लुक अंबाला वाली फैमिली से था। ये उनके बड़े सगे थे, तो इनसे मेरा परिचय हो गया था। तो इनका परिचय लेकर मैं बंबई चला गया और उनके घर पे रहा। और 1975 में जब मैं उनके घर पे गया तो उनके बच्चों की तरह ही रहा। उनका खानदानी काम ही संगीत का था, तो मुझे बड़ा प्रोत्साहन दिया करते थे।
कि बहुत बड़े बनोगे, बहुत बड़े बनोगे। तो मैं वहाँ पर रहा और उसके बाद से पहले का एक किस्सा है जो अब मैं अभी शेयर करूँगा। जिस ज़माने में मैं कॉलेज में पढ़ा करता था तो हमारे गुरुजी श्री चिरंजीव लाल जिज्ञासु जी, जिनके पास मैं संगीत सीखा करता था, वो मुझे बड़ा पसंद करते थे। उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि शाम को घर पे आना, बड़े भैया आ रहे हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि बड़े भैया कौन थे। बड़े भैया जो हमारे गुरु श्री चिरंजीव लाल जिज्ञासु जी के चेले थे एक जमाने में लाहौर में, उनका नाम था, है, रहेगा श्री हंसराज बहल, जो बहुत बड़े हिट गानों के म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं। उनका सबसे बड़ा हिट गाना है जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो मुझे इतना ज्ञान तो नहीं था, लेकिन शाम को मैं गुरुजी के घर पे गया तो मेरी मुलाकात श्री हंसराज बहल जी से हुई। गुरुजी ने मुझे हंसराज बहल जी से मिलवाया और कहा कि ये बच्चा बड़ा अच्छा गाता है। तो हंसराज बहल जी ने कहा कि बेटा सुनाओ कुछ। तो मैंने उनको जो कुछ भी मुझे आता था थोड़ा सा सुनाया। तो बहल साहब बड़े खुश हुए और बोले कि बेटा कभी बम्बई आओ तो मुझे ज़रूर मिलना। और ये एक मेरे दिमाग में और ये मेरे दिल दिमाग में एक ऐसा बीज पड़ गया था कि मुझे बम्बई जाना है और मैं एक बहुत बड़ा गायक बनना चाहता हूँ, बनना चाहता था। उसके बाद मैं बम्बई गया और उससे पहले की भी बात मैं ये बता दूं, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही आवाज गूंजती थी मेरे कानों में, वो थे जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब, जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब, जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब। तो मैं रफ़ी साहब की तरह ही बहुत बड़ा गायक बनना चाहता था। तो 1975 में बंबई पहुंचने के बाद एक आध 2 महीनों के बाद मैं हंसराज बहल साहब के म्यूजिक रूम में गया। हंसराज बहल साहब एक प्रोड्यूसर भी थे, एनसी फिल्म्स के नाम से इनकी फिल्में आया करती थी। तो हंसराज बहल जी ने मुझे पहचान लिया और मुझे ये कहा कि हमारे पास आया जाया करो। तो मैं आने जाने लगा और थोड़े ही टाइम में उन्होंने मुझे अपना असिस्टेंट बना लिया, सहायक बना लिया। मैं उस वक्त तीसरा सहायक था। मुझसे पहले सबसे बड़े जो सहायक थे वो श्री एस बलबीर थे। एस बलबीर साहब वो हैं जो बहुत बड़े गायक थे, जिन्होंने बहुत सारे हिट गाने गाए हैं, पंजाबी में तो खास तौर पे मैं कोई झूठ बोल या कोई ना, और इस तरह के कई गाने उन्होंने गाए हैं फिल्मों में। बहुत बड़ा नाम था एस बलबीर साहब का। और दूसरे असिस्टेंट थे श्री गुरबचन सिंह जी, जो रिदम बजाया करते थे। और तीसरा असिस्टेंट मैं बन गया। अब मुझ में जो भी काबिलियत देखी मास्टर जी ने, मास्टर जी काफी वृद्ध अवस्था में थे, वो आराम तकिया लेकर तर्ज बनाया करते थे और बाजा उनके बाजू में रहता था। तो उनको मालूम पड़ा कि मैं हारमोनियम ठीक ठाक बजा लेता हूँ, तो उन्होंने बाजा हारमोनियम मुझे ही दे दिया कि चलो बेटा तुम ये मेरे साथ बैठ के मेरी तर्जें गाओ और हारमोनियम बजाया करो। तो मैं उनके पास बतौर थर्ड असिस्टेंट मैंने काम शुरू कर दिया था। अब ये बात 1975, मतलब बरसात का मौसम, आप जुलाई अगस्त की बात समझ लीजिए। तो यहाँ से अब मेरा सफ़र होता है बतौर असिस्टेंट। अब मुझे इंतज़ार था कि मेरी पहली रिकॉर्डिंग जो मैं देखूंगा कि रिकॉर्डिंग कैसे होती है, तो उसका इंतज़ार था। वो अभी अगले पार्ट में मैं बता रहा हूँ। जो मेरा ख्वाब था जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब को देखने का, उनको सुनने का, वो पहली ही रिकॉर्डिंग में पूरा हो गया। वो ऐसे हुआ कि हमको मालूम पड़ा कि कल रफ़ी साहब रिहर्सल के लिए आ रहे हैं। ये नटराज स्टूडियो था, एनसी फिल्म्स का दफ्तर था, और रफ़ी साहब ने जिस वक्त आना था, हम काफ़ी देर पहले ही दरवाजे पर खड़े उनके दीदार हासिल करने के लिए खड़े हुए थे। मास्टर हंसराज बहल साहब अपने कमरे में थे, म्यूजिक रूम में थे, और जो समय रफ़ी साहब ने उनको दिया था उससे
लगभग घंटा 2 घंटे पहले ही हम टकटकी लगाए हुए देख रहे थे कि रफ़ी साहब आएंगे, वो कैसे लगते हैं, किस तरह से दिखते हैं। तो ये एक मेरी तड़प को आप महसूस करेंगे, क्योंकि कलाकारों का ग्रुप है आपका कोई व्यापारी लोगों का ग्रुप नहीं है। अगर आप इस बात को समझ पा रहे हो कि कोई कलाकार किसी को भगवान मानता है, तो मैं कहता हूं मेरे लिए मोहम्मद रफ़ी साहब ही भगवान थे और हैं और रहेंगे। जो उनकी आवाज के अंदर मालिक बोलता है, बस मैं क्या बताऊं। और वो मेरा ख्वाब पूरा हुआ। कैसे पूरा हुआ मैं बताता हूं आपको कि वो समय नजदीक आता गया। थोड़ी देर के बाद नटराज स्टूडियो में एक एम्बेसडर गाड़ी दाखिल हुई, और चूंकि मेरे साथ जो सेकंड असिस्टेंट जो थे, उनको सेकंड फर्स्ट कहना वैसे अच्छा नहीं लगता। गुरबचन सिंह साहब मुझे बड़ा दिल से चाहते थे, सभी लोग चाहते थे। जैसे वो गाड़ी आई तो गुरबचन सिंह जी मुझे कहने लगे, ओ रफ़ी साहब आ गए। ओहो हो। तो सबसे पहले उनके जो साला साहब थे, जहीर साहब, जो उनके सेक्रेटरी भी थे, वो उतरे और मैंने पहली बार मोहम्मद रफ़ी साहब को देखा। जैसे मैंने उनको देखा, रफ़ी साहब को, मैं खुशी से पागल हो गया। इतने सीधे साधे सिंपल इंसान, सफेद ड्रेस, सफेद कमीज और सफेद पैंट और नीचे एक सैंडल उन्होंने पहन रखे थे। और मैं ऊपर से नीचे तक रफ़ी साहब को देखे जा रहा था कि कब वो नज़दीक आएंगे। जैसे जैसे वो ऑफिस के नज़दीक आए, म्यूजिक रूम के नज़दीक आए, मैं उनके कदमों की तरफ झुका, तो जैसे मैंने पाँव की तरफ हाथ लगाने की कोशिश की तो झिझक गए। तो उनको मेरे बारे में मालूम नहीं था कि मैं कौन हूं। तो रफ़ी साहब सीधा दाखिल हो गए म्यूजिक रूम में, और जैसे वो अंदर गए, हम भी पीछे पीछे चले गए। मास्टर हंसराज बहल साहब ने कहा कि ये मुंडा सैगल है, ये चंगा गांदा है। अब सब लोग अपनी अपनी जगह पे विराजमान हो गए। तो अब रिहर्सल कराने का जो सिलसिला था, मेरे लिए भी पहला था। तो रफ़ी साहब के जो साला साहब थे, जहीर साहब, वो उनके लिए गाना लिखा करते थे उर्दू के अंदर बड़े बड़े अक्षरों में, ताकि रफ़ी साहब को पढ़ने में तकलीफ ना हो। तो वो गाना लिखा गया और मास्टर जी के सामने बाजा था, और मास्टर जी ने थोड़ा सा उनको गाकर सुनाया और फिर बाजा मेरी तरफ दे दिया कि सैगल तू दस दरा। मैंने भी गाना उनके सामने हिम्मत करी, वो गाना गाने की, जो भी वो गाना था। अब वो मेरे लिए अनूठा, अजब ही इत्तेफाक, मैं कहता हूँ जैसे कोई इंसान भगवान को पाना चाहता है और भगवान उसके सामने आ जाए तो वो क्या महसूस करेगा। यही आलम था मेरा। मेरी जो शिद्दत आप महसूस करें मेहरबानी करके, उसी तरह से मैं उनके सामने बैठ के थोड़ा थोड़ा हिम्मत करके गाने लगा। और रफ़ी साहब ने मेरी तरफ देखा और ऐसे जैसे एक अंगूठा और उंगली को जैसे दाद देते हैं ना कि बहुत अच्छा, ये मुझे बहुत ही आज तक वो सीन याद है। और वो गाना रफ़ी साहब ने रिहर्सल किया। मैं आपके सामने एक तस्वीर रफ़ी साहब की डाल रहा हूं। हालांकि ये उस रिकॉर्डिंग की नहीं है, लेकिन चूंकि मैं बतौर असिस्टेंट जो काम किया करता था उसकी एक यादगार है, तो प्लीज कबूल करें प्लीज। मैंने हंसराज बहल साहब के साथ 13 फिल्मों में बतौर चीफ असिस्टेंट काम किया है। अब आप बोलेंगे कि मैं चीफ कैसे हो गया। चीफ का कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, ये एक अपने कहने की बात होती है, इंसान अपने आप को कुछ कहने लगे। दरअसल क्या है कि जो बलबीर साहब थे, एस बलबीर साहब थे, जो उस दिन भी थे रिहर्सल में, उनकी तबीयत खराब होने लगी, बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। तो इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि वो मुंबई में रहने लायक नहीं थे। तो उनके भतीजे आए गांव से, जलंधर के पास कोई उनका गांव था, वहाँ से आए और उनको लेकर चले गए। तो वो कार्यभार जो था बलबीर जी का, वो मुझ पे पड़ गया, क्योंकि गुरबचन सिंह जी साहब जो थे वो तो खाली रिदम बजाया करते थे, और लेकिन बड़े लायक आदमी थे। आज वो भी नहीं है इस दुनिया में। और बलबीर साहब की
गांव में जाकर मौत हो गई, डेथ हो गई, वो दुनिया से चले गए, भगवान को प्यारे हो गए। तो ये जो उसके बाद जो था, मैं चीफ असिस्टेंट हो गया। अब चीफ असिस्टेंट होने के बाद ये था कि जैसे पता नहीं मैं पहले बताया या नहीं बताया, मैंने मास्टर हंसराज बहल साहब के साथ 13 फिल्मों में एज ए चीफ असिस्टेंट काम किया है। उसके दरमियान रफ़ी साहब म्यूजिक रूम में रिहर्सल करने आया करते थे, दिलराज कौर जी भी आया करती थी, और महेंद्र कपूर साहब आया करते थे, और मीनू पुरुषोत्तम जी, और कई कलाकार जो जिनका सबका नाम अभी मैं शायद लेना उतना मुश्किल भी होगा, याद भी नहीं है, तो वो लोग आया करते थे, रफ़ी साहब आया करते थे। और जब भी रफ़ी साहब आया करते थे, उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि तुसी पंजाबों आए हो? मैंने नम्रता से कहना जी हाँ। कहेंगे चंगा गांधी। रफ़ी साहब ने कभी लाउड नहीं बोला, हंस की वॉइस में बात करते थे जो दूसरे को सुनने में भी तकलीफ होती थी। ये थे वो ग्रेट लोग, ये थे वो महान गायक जिन्होंने अपनी आवाज को खाली गाने के लिए प्रयोग किया, दूसरी बातों के लिए प्रयोग नहीं किया। तो आपने ये तस्वीर देखी, मैं बड़ा खुशनसीब हूँ, और इसी तरह से सिलसिला चलता रहा, और आगे बहुत सारी फिल्मों का जिक्र करूंगा, और इसमें सबसे बड़ा जिक्र करूंगा लता जी के बारे में। शुक्रिया। एक और जिक्र करना चाहूंगा, जबकि ये थोड़ा सा अपने बारे में, जैसे कोई कह सकता है कि अपने बारे में पब्लिसिटी के लिए ये शख्स विनोद सहगल कह रहा है, ऐसी बात नहीं है, सच बोलता हूँ। सत्य यह है कि मैं रफ़ी साहब को भगवान ही मानता था, भगवान ही मानता हूँ, भगवान ही मानता रहूँगा। उनकी आवाज़ में वो खुदा बोलता था, खुदा बोलता है, खुदा बोलता रहेगा। एक बार ऐसा हुआ कि रफ़ी साहब जैसे रिहर्सल में आए, तो रफ़ी साहब कहीं भी कुछ खाया पिया नहीं करते थे, जैसा सुना गया है और महसूस भी हुआ। उस दिन क्या हुआ कि रफ़ी साहब जैसे रिहर्सल में आए, मास्टर हंसराज बहल जी ने, हम मास्टर जी बोला करते थे, मास्टर जी ने कहा अनिल जाओ चाय लेके आओ। अनिल उनका वहां पे बॉय था, ऑफिस बॉय। तो जो जहीर साहब थे, उनके साला साहब, वो कहने लगे मास्टर जी रहने दीजिए, रफ़ी साहब ने सुबह भी 2 चाय पी ली हैं। तो रफ़ी साहब कहने लगे अरे नहीं नहीं, बुजुर्गों की चाय है यार, पीनी चाहिए, पीनी चाहिए, बुजुर्गों की चाय है तो पीनी चाहिए। तो बहरहाल चाय आई। उस पूरी जो जिसे हम महफिल कह सकते हैं या सिटिंग कह सकते हैं, उसके अंदर डायरेक्टर भी होते हैं, प्रोड्यूसर भी होते हैं, सब लोग होते हैं। तो सबके लिए चाय ट्रे में आई, और उन सब लोगों में सबसे छोटा मैं था। तो फर्ज मेरा ही था कि चाय सर्व कौन करे। जैसे ट्रे में चाय आई तो मैंने सबको सर्व करनी शुरू कर दी, मास्टर जी को दी, और सबके सामने मैंने चाय रखी। जहीर साहब को दी, रफ़ी साहब के सामने रखी, और गुरबचन जी को दी, डायरेक्टर वगैरह जो भी लोग थे सबके सामने चाय रखी, और एक चाय मेरे लिए भी थी जो ट्रे मेरे पास ही पड़ी थी। ये इंटरेस्टिंग किस्सा है कि ट्रे मेरे पास ही पड़ी थी, और सब लोगों ने अपने अपने घूंट भरने शुरू किए, और चाय खत्म होती गई। तो रफ़ी साहब ने जैसे 2-3 घूंट भरे तो रफ़ी साहब का गिलास आधा हो गया। तो जहीर साहब ने कहा कि रफ़ी साहब आप ज्यादा चाय ना पीजिए, क्योंकि आपने सुबह भी 2 चाय पी हैं। तो रफ़ी साहब ने उनका कहना भी ना टाला और चाय को रख दिया। अब मैं साहब आपको ये बता दूं कि मेरी नजर उस चाय पर थी, वो इसलिए थी कि दुनिया में मंदिरों में खास तौर पर कि भोग लगाया जाता है भगवान को, भले वो पत्थर की मूर्ति है या जैसा भी है, हमारा रिवाज है कि हम भगवान को वो भोग लगाकर उसको
वापस वो पूरे के पूरे प्रसाद में डाल देते हैं और उसको हम सबको खिलाते हैं और सब लोग यही समझते हैं कि भगवान का प्रसाद है। मुझे ये लगा कि हे विनोद सहगल, अगर रफ़ी साहब ये पूरी चाय ना पिए और तू चुप करके ये पूरी चाय पी जा, तो मैं आज ये पूरी दुनिया के सामने, पूरे हरियाणा के सामने, पूरी फिल्म इंडस्ट्री के सामने ये एडमिट कर रहा हूं कि मैंने एक बार चोरी की और वो रफ़ी साहब की चाय की चोरी की। रफ़ी साहब ने जब वो चाय रख दी तो मैंने सबके गिलास उठाकर ट्रे में रखे और रफ़ी साहब की चाय भी चुपके से उठाई और जैसे यहाँ वहाँ नज़र किसी के ना जाए मैंने चुपके से वो चाय पी ली और मैंने अपने आप में ये समझा कि मैंने ज़िंदगी के अंदर सब कुछ जीत लिया। सो ये एक मेरा बहुत बड़ा ज़िंदगी का बेहतरीन कामयाब सीन है कि मैंने रफ़ी साहब की जूठी चाय पी है। अब इन्हीं 5 सालों के दरमियान एक मौका ऐसा आया, एक फिल्म आई मास्टर जी के पास जिसके प्रोड्यूसर दिल्ली से थे। उन्होंने ये कहा कि हम लता जी से एक गाना जरूर लेंगे। तो उन दिनों पंजाबी फिल्म के लिए लता जी से गवाना इतना आसान नहीं था क्योंकि बड़ा कॉस्टली पड़ता था, लेकिन प्रोड्यूसर साहब ने ये कहा कि जो भी हो जाए हमें एक गाना लता जी से जरूर लेना है। तो मास्टर जी ने लता जी को कांटेक्ट किया और लता जी ने उनसे पूछा कि मास्टर जी क्या मैं रिहर्सल के लिए आऊं? ये उनकी ग्रेटनेस है। पुराने लोगों के जो हिसाब किताब थे वो कमाल हुआ करते थे। तो मास्टर जी ने कहा नहीं लता जी आपको क्या जरूरत है रिहर्सल की। तो डायरेक्ट रिकॉर्डिंग पर गए और उस रिकॉर्डिंग ये महबूब स्टूडियो बांद्रा में है वहां पर थी और उस रिकॉर्डिंग में मैं जैसे मैं पहले कह चुका बतौर सहायक था। तो ये किस्सा इसलिए बहुत कमाल हो जाता है कि मैंने अपनी जिंदगी में कहीं पर अपने आप को ऐसा महसूस नहीं किया कि मैं गा नहीं सकता, लेकिन लता जी के दर्शन करने के बाद उनको गाना लिखवाया गया, उन्होंने सब कोई रिहर्सल वगैरह भी की, लेकिन जब मुझे कहा गया थोड़ा सा गाने के लिए, मेरे साहबान मेरी अंदर से आवाज ही नहीं निकल रही थी। एक जैसे किसी सूरज के सामने एक छोटा सा कुछ नहीं, यानी आप ये देखिए कि मैं अपनी आवाज निकालने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन नहीं निकल रही थी। बहुत देर हिम्मत करने के बाद थोड़ा बहुत मैं गा पाया। मुझे तो बताना ही था, गाना तो लता जी नहीं था। बहरहाल एक म्यूजिशियन आए जिनको हम कहते हैं सॉन्ग वायलिन वाले, वो लता जी के गाने को कंफर्म कर रहे थे कि आपने कौन कौन सी नोटेशन गानी है। तो लता जी ने मेरी तरफ इशारा कर दिया कि ये जो बैठे हैं इनको सब कुछ मालूम है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम है, इनको सब कुछ मालूम है। उन्होंने मेरे डर से मेरे अंतर्मन के अंदर जो श्रद्धा है उसको भांप लिया था। तो मैं बाहर गया और मैंने गाना उनको लिखवा दिया और जब गाना रिकॉर्ड हुआ उससे पहले या बाद की बात मैं ज़्यादा मुझे मालूम नहीं, याद नहीं है, लेकिन एक फ़ोटो सेशन होता है हमेशा हर रिकॉर्डिंग में। उस फोटो सेशन में क्या था कि मास्टर जी मैं तो असिस्टेंट, मेरा तो हक ही नहीं बनता आगे आने का। लता जी, प्रोड्यूसर और सॉन्ग राइटर सब लोग खड़े हुए थे। तो मेरी ये बड़ी इच्छा थी कि मैं लता जी के साथ तस्वीर खिंचवा लूं। तो मैं कहते हैं बदोबदी जिन्हों कहते ने बदोबदी वहां पे घुस गया और प्रोड्यूसर साहब की जो वाइफ है ना, उनको थोड़ा सा धक्का नहीं कहते, जैसे अब नेचुरली जब आप किसी औरत के पास नजदीक जाएंगे तो वो थोड़ा सा दूर हो ही जाएगी। तो मैंने ये कोशिश की और कामयाब हुई कि प्रोड्यूसर साहब की वाइफ पीछे हो गई और मैं लता जी के बाजू में खड़ा हो गया। लता जी के बाजू में खड़ा होकर मैंने तस्वीर खिंचवाई। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी और वो तस्वीर आपके सामने पेश कर रहा हूं। बड़ा संघर्ष वाला जीवन था
और मैं वहाँ पर कहाँ रहा करता था आपको बता दूं, क्योंकि वैसे ये रोना हर बंदे का ही है, मैं कोई अलग बात नहीं कर रहा हूँ। जिस जमाने में मैं असिस्टेंट था, मैं कहाँ कहाँ रहा, ये ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस वक्त जहाँ पर मास्टर हंसराज बहल जी का म्यूजिक रूम हुआ करता था, वो नटराज स्टूडियो में हुआ करता था, और नटराज स्टूडियो के बिल्कुल 2-3 मिनट का रास्ता था, जहां पर मैं, एक मेरे मित्र थे गौरी शंकर शर्मा, जिनका गोदाम हुआ करता था, गोदाम ट्रांसपोर्ट का गोदाम, और गोदाम के साथ ही जुड़ा हुआ था उनका दफ्तर। तो गौरी शंकर जी मेरे बड़े भारी फैन थे। उन्होंने कहा कि कहाँ यहाँ वहां तुम भटक रहे हो, तुम मेरे यहाँ रहो। तो मैं उनके दफ्तर में रहा करता था। दफ्तर में 3x6 की टेबल हुआ करती थी, जो रात को 9 बजे उनका सामान चले जाता था, और मैं वहां पे सोया करता था 9-10 बजे के बाद। ये मेरा वहां पे ठिकाना था। तो अब उसी जमाने में, क्योंकि हमारे जो मित्र थे उन्होंने हारमोनियम ऑफिस में ही ला कर रखा हुआ था, तो मैं सारा दिन गाया करता था। जब भी मुझे कोई काम नहीं होता था, तो आस पड़ोस में सब जगह ये बात फैल गई कि यहाँ पर कोई गाने वाला रियाज बड़ा जबरदस्त करता है, सुबह शाम रात दिन गाया करता है। तो वहीं पर एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई, जिनको मेरे बारे में मालूम पड़ा कि ये बंदा गाता है, तो वो मुझे मिलने आ गए, या किसी ने मिलवाया। वो थे श्री हरीश वानकर। हरीश वानकर साहब ने मेरा गाना सुना, और उन्होंने ये बताया कि वो जगजीत सिंह साहब के साथ तबला बजाते हैं। तो मेरा गाना सुनने के बाद कहने लगी, चलो यार तुम्हें जगजीत से मिलवा देते हैं। तो मेरा सीधा स्पष्ट जवाब था कि भाई आप मुझे जगजीत जी से मिलवाएंगे, वो तो खुद गायक है, वो मेरी क्या मदद करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया, वो बहुत बढ़िया इंसान है, तुम चलो तो सही। तो ये एक बड़ा अजीब सा इत्तेफाक था कि मैं उनके साथ जगजीत सिंह साहब के घर पे चला गया। ये बात है 1980 की, और मार्च या अप्रैल है, मैं उनको मिलने के लिए गया, और वहां पर जगजीत जी ने मुझे सुना, चित्रा जी भी थी, उनका छोटा सा बेटा भी था। और मुझे सुनने के बाद उन्होंने कहा कि भाई बहुत अच्छा गाते हो और मुझसे मिलते रहना, लेकिन तुम बहुत मुश्किल गाते हो, थोड़ा आसान करो, जो तुम गाते हो ये दुनिया की ऊपर से गुजर जाएगा। तो ये थी मेरी पहली मुलाकात जगजीत सिंह साहब से। अब जगजीत जी से मिलके मैं तो भूल भाल गया था, मुझे इतना ज्यादा कोई वैसे तवज्जो भी नहीं थी, और ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी कि मैं वहां पे जाऊं। लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे वहां से इंफॉर्मेशन आती है, मुझे एक वो आता है न्योता कि तुम्हें जगजीत जी ने याद किया है। तो मैं उनसे मिलने गया, तब उन्होंने कहा कि भाई ऐसा एक हम प्रोग्राम कर रहे हैं, जो भी है महीना, मैं ज़्यादा गलत नहीं बोल सकता। तो वहाँ पर नए कलाकारों को लेकर एक प्रोग्राम था बिरला मातृश्री में। वहाँ पर नए कलाकार थे और जगजीत जी भी गाने वाले थे, उन्होंने भी गाया। और वहाँ पर चीफ गेस्ट थे उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब, तबला के उस्ताद, और उस्ताद जाकिर हुसैन साहब भी उनके साथ थे। तो वहां पर मुझे स्टेज का मौका मिला। इसके बाद भी मैं ज्यादा सीरियस नहीं हुआ, क्योंकि मेरा ज्यादा ध्यान था फिल्म इंडस्ट्री की तरफ। और उसके बाद मुझे दिसंबर के अंदर एक मैसेज आता है कि तुम्हें जगजीत जी ने बुलाया है, और मैं उनके घर पे जाता हूं। वहां पर गए तो उन्होंने कहा बैठ, ए गाना लिख, ये गाना लिखो। तो मैंने गाना लिखा, ना कोई सवाल ना जवाब भी, वो गाना क्या है क्यों है, क्योंकि मैं एक स्ट्रगलर आदमी था। तो गाना लिखा, तो उन्होंने गाना लिखवाया और मुझसे रिहर्सल करवा रहे थे। तो आपस में जो वहाँ पे डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे श्री जॉनी बख्शी साहब, उनसे उनकी आपस में निगाहों में ही बात हो गई। तो ये फाइनल हो गया कि गाना मुझे गाना है, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वो क्या गाना है। तो कहने लगे भाई कल तुम दोपहर को पहुंच जाना, जो समय दिया गया था कि तुम वहां पे पहुंच जाना, ये तुम्हारी रिकॉर्डिंग करेंगे।
मैंने कोई सवाल नहीं किया और वहां से उठकर चला आया। क्योंकि मैं सुदर्शन फाकिर साहब को पहले से जानता था, तो मैं और सुदर्शन फाकिर साहब नीचे उतरे और हम पैदल उनके घर से हाजी अली तक चले आए। तो मैंने फाकिर साहब से पूछा कि फाकिर साहब, ये गाना किस प्रोजेक्ट के लिए क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि वो गाना फाकिर साहब का लिखा हुआ था। वो कहने लगे, बेवकूफा, तू फिल्म के लिए गा रहा है, तो कल फिल्म प्लेबैक सिंगर बनने जा रहा है। ये सोलो गाना है जिसके 5 अंतरे हैं। दिसंबर 1980 में मैं बतौर फिल्म प्लेबैक सिंगर की कैटेगरी में दाखिल हो गया। वो गाना फिल्म रावण का था, पुरानी रावण, जिसमें स्मिता पाटिल जी थीं, जॉनी बख्शी साहब उसके डायरेक्टर थे, जगजीत सिंह साहब और चित्रा जी, जगजीत जी चित्रा जी का म्यूजिक था। और वो गाना रिकॉर्ड हुआ। और उस गाने के बारे में ज़्यादा ना बोलते हुए आपसे ही जानना चाहूँगा कि वो गाना आपको कैसा लगा। बहुत ही एक यादगार गाना है और वो गाना आपके सामने पेश कर रहा हूँ, लीजिए सुनिए। इस गाने की रिकॉर्डिंग के बाद मेरा सिलसिला चल पड़ा और मुझे बतौर सिंगर बहुत सारी जगह से बुलावे आने लगे, जिसमें खयाम साहब, आर डी बर्मन साहब, राम लक्ष्मण जी, उषा खन्ना जी, सपन जगमोहन साहब और अमर हल्दीपुर साहब मेरे जीवन में एक ऐसा अहम मतलब ऐसी अहम जगह रखते हैं जिनका मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे अपने साथ गवाया, अपनी फिल्मों में गवाया। तो फिल्मों का जिक्र भी अभी थोड़ी देर में करूंगा। ज़रा ये सुनिए जो आगे मुझे राम लक्ष्मण जी ने और आर डी बर्मन साहब ने गवाया। तो एक चर्चा हो गई थी फिल्म इंडस्ट्री में कि एक नई आवाज आई है और इसका सबसे बड़ा श्रेय, सबसे बड़ा क्रेडिट जगजीत जी को ही जाता है। तो अब चूंकि फिल्म लाइन एक ऐसी चीज है कि जहां पर कौन सी फिल्म हिट हो जाए, किसको ज्यादा बिजनेस मिल जाए, बहरहाल होते होते हम इस दौड़ में ही नहीं थे। उसी दौरान मुझे एक बहुत बड़ा चांस मिला जिसे कहते हैं मिर्जा गालिब। वो चांस कैसे मिला? क्योंकि जगजीत जी के पास तो हमारा अब ऐसा था कि जैसे छोटे बड़े भाई, उस्ताद, मतलब ऐसा है कि हमारे आपस में जो रिश्ते रहे हैं वो ऐसे रहे हैं कि जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो मेरे सबसे बड़े वेल विशर रहे हैं और मैं उनका बहुत बड़ा भक्त रहा हूँ। उनकी ईमानदारी को सलाम है। जो जो उन्होंने जिस जिस शख्स को चांस दिया है, जिसमें से मैं एक ऐसा इंसान हूँ, लोग कहते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा चांस मिला, मुझे इस बात का फख्र है। सबको ही दिया उन्होंने चांस। तो वो मिर्ज़ा गालिब जो सीरियल शुरू होता है, ये आपके भाई विनोद सहगल की आवाज़ से शुरू होता है, जो गुलजार साहब के बनाए हुए, डायरेक्ट किए हुए सीरियल का टाइटल है। ये आप सुनिए। इसी सीरियल में एक फकीर गाया करता था। उस फकीर के लिए गुलजार साहब ने मेरी आवाज़ ली। वो आपके सामने पेश खिदमत है। ये मेरी एक अलग जिंदगी शुरू हो गई एज ए गज़ल सिंगर। लेकिन चूंकि गज़ल सिंगर बनने का जो इतिहास है वो भी थोड़ा सा तो आपको बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो मैं आपको कुछ ट्रैक्स गज़ल के दे रहा हूँ। क्योंकि सबसे पहला जो एल्बम जगजीत सिंह साहब ने बनाया था उसका नाम था जगजीत सिंह प्रेजेंट्स द ब्राइटेस्ट टैलेंट्स ऑफ द 80s। ये 81 में रिलीज हुआ था। उसके बाद 3-4 साल के बाद 84-85 में रिलीज हुआ जगजीत सिंह प्रेजेंट्स विनोद सहगल। तो नमूने के तौर पे
कुछ चंद गज़लें आपको भेज रहा हूँ, आप समय निकाल कर ज़रूर सुनिए, क्योंकि सुनने में तो समय लगेगा। बातें हमने जितनी कर ली वो बहुत बढ़िया है। इसके बाद हम आएंगे अपने दूसरे फिल्मी सफ़र पर, जहाँ पर माचिस का जिक्र होता है। जब ये सफ़र चल रहा था उसी दरमियान जनाब जगजीत सिंह साहब ने मुझे एक बहुत बड़े सीरियल जिसका नाम था कहकशां, जो जनाब अली सरदार जाफरी साहब ने बनाया था और इसके डायरेक्टर थे जनाब जलाल आगा साहब, जगजीत सिंह साहब का म्यूजिक था और मुझे इसमें बहुत बड़ा चांस मिला। वो बहुत बड़ा इसलिए बोल रहा हूँ कि वैसे तो हर चांस बहुत बड़ा होता है, इसमें मुझे भरपूर चांस मिला। यानी शायर जिगर मुरादाबादी साहब के लिए मुझे चुना गया। जिगर मुरादाबादी साहब का प्लेबैक मुझसे लिया गया। वो गज़लें भी मैं आपको भेज रहा हूँ, वक्त निकाल कर सुने। और इसी सीरियल में फिराक गोरखपुरी साहब का जो जवानी का जो आलम था, उसके लिए भी मेरी 2 गज़लें रिकॉर्ड करी गईं, तो आप वो भी सुनिए। क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है, आप इस बातचीत को सुनते सुनते गज़लें तो इतनी ज़्यादा सुन नहीं पाएंगे। बातचीत का मज़ा इसी बात में है कि आपको मैं कुछ कहूँ, आप कुछ सुने। सो अब मैं कुछ ट्रैक्स वो भेज रहा हूँ आपके सामने और फिर माचिस का जिक्र करेंगे। गज़ल सिंगिंग और प्लेबैक सिंगिंग का ये सफ़र साथ साथ जारी रहा और उसी दरमियान मुझे एक जिसे कहते हैं नायाब तोहफ़ा मिला गुलजार साहब की तरफ से, जिसे कहते हैं फिल्म माचिस। फिल्म माचिस में नए कलाकार थे, नए म्यूजिक डायरेक्टर थे और उसी फिल्म में एक गाना था छोड़ आए हम वो गलियां, जिसके अंदर 4 सिंगर्स थे, सुरेश वाडकर साहब, हरिहरन साहब और उसी फिल्म में इंट्रोड्यूस हुए थे के साहब, और मैं विनोद सहगल भी उसमें शामिल हुआ और मुझे ख़ास तौर पे उस पार्ट के लिए इस्तेमाल किया गया। इस्तेमाल का मतलब है कि वहाँ पे मैं फिट बैठता था। जो लास्ट अंतरा है, दिल दर्द का टुकड़ा है, पत्थर की डली सी है, एक अंधा कुआं है या एक बंद गली सी है। सो इस फिल्म से मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिला, मैं चर्चा में आया और गुलजार साहब का पसंदीदा रहूँगा, ये मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। बहुत मेहरबानी गुलजार साहब की, जगजीत जी की और जिन लोगों ने मुझे अभी तक गवाया है। अब मैं आपके सामने जगजीत सिंह प्रेजेंट्स विनोद सहगल की कुछ ट्रैक भेज रहा हूँ, आपको जब दिल करे वो आप सुनिए। इतनी बड़ी बातचीत के दौरान अगर हरियाणवी फिल्मों का जिक्र ना हो तो बात पूरी होती ही नहीं। मुझे भी कुछ हरियाणवी फिल्मों में गाने का चांस मिला। सबसे पहली फिल्म जो मेरी हरियाणवी आई उसका नाम था धन पराया, जिसमें जनाब जेपी कौशिक साहब का संगीत था और मैंने उसमें 2 गाने गाए। ट्रैक्स मेरे पास नहीं है, वो आप ढूंढ सकते हैं। और दूसरी एक और भी फिल्म आई थी हरियाणवी जिसका नाम था जाट। इसके अलावा भी कुछ फिल्मों में मैंने गाया है जिसका मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है। और जब भी हरियाणा के लोग वहाँ पर आकर रिकॉर्डिंग करते थे मुझे ज़रूर याद करते थे। मैं उन सब का आभारी हूँ और चलते चलते आप सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और जाते जाते ये ट्रैक आपके लिए ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, आप इसे ज़रूर सुने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी महानुभाव हैं मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। ये हाइफा को आगे जैसा भी होगा मैं आप सबकी सेवा में हाजिर रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। माना ये जाता है कि इंसान की शुरुआत उस वक्त होती है जब वो अपना काम शुरू करता है और उसके बाद जब वो अपने काम में कहीं तरक्की कर लेता है, काम में कामयाबी हासिल कर लेता है, फिर उसकी दूसरी शुरुआत होती है
और वो शुरुआत होती है जब उसे अवार्ड्स मिलने शुरू होते हैं, इनाम मिलने शुरू होते हैं। और मुझे भी इस तरह से मेरी हरियाणा सरकार की तरफ से 3 स्टेट अवार्ड मिल चुके हैं। मैं बड़ा बड़ा शुक्रगुजार हूं और प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं अपनी जन्मभूमि हरियाणा को। और चलते चलते मैं ये बता दूं कि हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट का आज तक एक ही गाना रिकॉर्ड हुआ है और वो गाना विनोद सहगल ने यानी मैंने ही गाया है और मैंने ही उसकी तर्ज बनाई है। ये गाना रोजाना पुलिस एकेडमी में बजता ही है। इस गाने के बोल हैं, हरियाणा पुलिस का जवान, हरियाणा पुलिस का निशान। और इस गाने के लेखक जो हैं वो जनाब VN राय साहब हैं। इसके अलावा भी मैंने पुलिस डिपार्टमेंट के लिए और हरियाणा गवर्नमेंट के लिए जो भी काम किए हैं वो मेरा सौभाग्य है और इसी तरह करता रहूंगा। आप सबकी सेवा में हमेशा हाजिर, विनोद सहगल।